अध्याय 41 अध्याय 39 हैरान सहपाठी सिफारिशें मांगे। एक अगले दिन सुजिवांग स्कूल नहीं आया। खबर है कि उन्होंने बीमारी की छुट्टी ले ली है। किस प्रकार की बीमारी है यह कोई नहीं जानता। यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि सुजिवांग पर भाई डोंग के गिरोह ने बदला लिया था। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, अपनी हार से असंतुष्ट कुछ गुंडे अपना गुस्सा निकालने के लिए अनिवार्य रूप से सुजिवांग पर हमला करते थे। हवा बो और बवंडर काटो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सौभाग्य से इस बार यह सुजिवांग था। अगर यह एक नियमित छात्र होता तो उन्हें कई दिनों तक घर पर ही रहना पड़ता। इस नाजुक मोड़ पर इसका असर न सिर्फ उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा बल्कि उन छात्रों के समूह पर भी गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा जो अभी तक समाज में घुल मिल नहीं पाए हैं। इसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। इस बार यह सुजिवांग के लिए एक कठोर सबक हो। इस पल तांग किंग, जिसने कल ही किसी को मारा था, आज कक्षा अध्यापक द्वारा अनुशासित किया गया। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वे अक्सर भीग जाते हैं। तांग किंग की विशेष दिवास्वप्न तकनीक की खोज कक्षा अध्यापिका शेन मेई ने की थी। वजह यह थी कि शेन मेई ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब कक्षा में सभी ने गलत दिया था। सिर्फ तांग क्विन लगातार सिर हिला रही थी, जिसने शेन मेई का ध्यान खींचा। कुछ सेकंड तक तांग क्विन को देखने के बाद शेन मेई और भी निराश हो गई। यह उसकी बुद्धिमत्ता का खुला मजाक था, और कक्षा में इतनी बेशर्मी से। हालांकि यह देखते हुए कि यह कक्षा का समय था, उसने अपना गुस्सा दबा लिया। वह तांग किंग के चाचा की पदोन्नति के बारे में अच्छी तरह से जानती थी, जो शहर में एक सेलिब्रिटी थे। हालांकि सुलझाए गए मामले के विवरण से अनजान, आगे की पदोन्नति आसन्न थी। वह उन्हें ज्यादा नाराज नहीं करना चाहती थी। किन युगांग और उसकी पत्नी इतने व्यस्त थे कि वह उन्हें इस बात पर स्कूल नहीं बुलाना चाहती थी। इसके अलावा तांग क्विन ने कक्षा का अनुशासन भंग नहीं किया था, इसलिए किन युगांग को इस बात पर बुलाना उनके लिए भारी पड़ सकता था। हालांकि वह इसे यूं ही जाने नहीं दे सकती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। तो शेन मेई ने एक योजना बनाई। उसने तांग किंग को उचित अनुस्मारक देने का फैसला किया। तांग क्विंग, आओ और इस समस्या को हल करो, शेन मेई ने तांग क्विंग से ऊंची आवाज में कहा। उनके डेस्कमेट वांग यान को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से तांग किंग को कोहनी मारी और वह होश में आ गया। शेन मेई के कुछ उग्र भाव और अपने सहपाठियों की निगाहों को देखकर वह हतप्रभ होकर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। किसी भी तरह से ऐसा लग रहा था कि अब उसकी बारी है, इसलिए वह सबसे पहले खड़ा हो गया। चतुर वांग यान तुरंत खड़ा हो गया और तांग किंग को उसकी सीट दे दी। तांग किंग को जल्दी ही एहसास हो गया कि शेन मेई ने उससे एक समस्या हल करने के लिए कहा था। वह निश्चिंत हो गया। यह सिर्फ एक समस्या सुलझाने का अभ्यास था। उसे समझ नहीं आया कि इस कक्षा में क्या चुनौतीपूर्ण था। सभी प्रश्न परिचित थे, अधिक से अधिक कुछ ट्विस्ट के साथ, जो उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। ब्लैकबोर्ड पर समस्या का अवलोकन करना। तांग किंग ने तुरंत 3 समाधान सोचे। कुछ पल सोचने के बाद वह जल्दी से ब्लैकबोर्ड पर लिखने लगा। पिछले जन्म में लिखावट पर की गई मेहनत की बदौलत उसकी लिपि बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर नीचे बैठे सहपाठी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग किंग की चाक से लिखी लिखावट इतनी उत्कृष्ट होगी। शेन मेई भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। वह तांग किंग की चाक लिखावट जानती थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने कम समय में उसमें इतना सुधार आ जाएगा। यदि उसे पहले पता होता तो वह उससे ब्लैकबोर्ड अखबार बनवाती। इंतजार। वह गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसकी लिखावट अच्छी है या नहीं? शेन मेई ने अपना सिर हिलाया और भटकते हुए विचारों को दूर भगा दिया। हालांकि 1 मिनट से भी कम समय में तांग किंग ने चुनौतीपूर्ण ठोस ज्यामिति समस्या को हल कर लिया। शेन मेई ने इसे 2 बार जांचा और कोई त्रुटि नहीं पाई। उसे कपास पर मुक्का मारने जैसा महसूस हुआ। उसने शर्म से कहा, हम ठीक है, अब आप बैठ सकते हैं। बेशक शेन मेई तांग किंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। तांग किंग का बाकी पाठ शेन मेई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। सवाल मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन तांग किंग ने कुछ ही मिनटों में सारे जवाब दे दिए, जिससे शेन मेई नाराज हो गई। ऐसा इसलिए नहीं कि उसे अपनी इज्जत खोने का डर था, बल्कि इसलिए कि एक शिक्षक को अपने छात्र की योग्यता देखकर खुश होना चाहिए। अंत में शेन मेई के पास पाठ्यक्रम से हटकर प्रश्न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग किंग, ऊपर आओ और इसे हल करो। तांग किंग अनिच्छा से खड़ा हुआ। यह सोचकर कि शेन मेई पहले उसके साथ कितनी अच्छी थी, उसने कोई कटु भावना नहीं रखी। शुरू में उसने सोचा था कि शिक्षक की इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर कोई प्रश्न गलत कर देगा, लेकिन यह जानते हुए कि आगामी मासिक परीक्षा में उसका परिणाम उसके शिक्षकों और सहपाठियों को जरूर चौंका देगा, उसने सोचा कि उन्हें इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता है।
परिणामस्वरूप उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया। चूंकि उन्होंने हाई प्रोफाइल बनने का निर्णय ले लिया था, तब वह ठीक से हाई प्रोफाइल हो जाएगा। वह उनकी टाइटेनियम मिश्र धातु की आंखों को चमकदार बना देता था। यह प्रश्न बहुत कठिन है। मुझे इसका कोई सुराग नहीं है। हाँ, यह हमारी सीख से परे है ना? यह निश्चित रूप से है, यहां तक कि शीर्ष छात्र भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। चलो देखते हैं तांग किंग का क्या हाल होता है। मुझे यकीन है कि वह बस इधर उधर देखेगा और वापस नीचे आ जाएगा। पिछले प्रश्न कठिन नहीं थे और उनका एक पैटर्न था, लेकिन यह प्रश्न इस समय काफी उलझन भरा है। तांग किंग शांतिपूर्वक मंच पर चढ़ गया। चाक उठाकर उसने बिना कुछ सोचे तुरंत लिखना शुरू कर दिया। प्रश्न पर नजर डालते ही तांग किंग को उसका सार तुरंत समझ आ गया। बेशक अगर हाई स्कूल के तरीकों से हल किया जाए तो यह सवाल मुश्किल होगा और केवल कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इसे इस तरह हल कर सकता है। लेकिन अगर व्युत्पन्नों को अपनाया जाए तो समस्या केवल 3 से 5 चरणों में आसानी से हल हो जाएगी और यह इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती। जहां तक इस बात का सवाल है कि तांग किंग को विश्वविद्यालय की यह शिक्षा इतनी स्पष्टता से क्यों याद थी, ऐसा इसलिए क्योंकि जब कक्षा में उसकी एकाग्रता भंग होती थी तो शिक्षक उसे यह बात समझाने के लिए बुलाते थे। चूंकि वह उस समय स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाता था, इसलिए उसे कक्षा के अंत तक खड़े रहने की सजा दी जाती थी। नतीजतन तांग किंग ने ध्यान लगाया और इस बात में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। स्नातक होने के बाद वह समय समय पर इस पर विचार करते रहे, इसलिए उनकी स्मृति काफी मजबूत थी। उनका मानना था कि कई लोगों को इसी तरह के अनुभव होते हैं, वे विश्वविद्यालय से प्राप्त कुछ ज्ञान को 10 साल बाद भी नहीं भूलते। तांग क्विन को एक द्विचर फलन के द्वितीय क्रम आंशिक व्युत्पन्न का उपयोग करके ब्लैकबोर्ड पर समस्या हल करते हुए देखना शेन मेई भी समझ नहीं पाई। आखिरकार वो कोई यूनिवर्सिटी लेक्चरर नहीं बल्कि एक हाई स्कूल टीचर थी। उसे यूनिवर्सिटी का साधारण कैलकुलस तो याद था, लेकिन ज्यादा मुश्किल हिस्सों के बारे में उसे कुछ समझ नहीं आया। गणित के लिए आवश्यक परिशुद्धता का अर्थ था कि अस्पष्ट होना बिल्कुल न समझ पाने के समान ही था। वह तांग किंग और प्रश्न को कुछ असमंजस की स्थिति में देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सही है या गलत। पब फ्यूचर विज्ञापन, यह क्या है? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं। ये भूतिया प्रतीक क्या है? यह एक व्युत्पन्न जैसा प्रतीत होता है, तथापि एक फंक्शन जैसा भी है। बिल्कुल नहीं, यह हाई स्कूल का ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन 3 मिनट से भी कम समय में ब्लैकबोर्ड पर एक निष्कर्ष लिखा गया था। शेन मेई आश्चर्यचकित रह गई। वह प्रक्रिया को नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने उत्तर को पहचान लिया और वह बिल्कुल सही था। उसने इस समस्या का मानक समाधान देखा था, जो बहुत लंबा था और कागज की 2 पूरी शीटों पर लिखा था। लेकिन तांग क्विन कुछ ही कदमों में निष्कर्ष पर पहुंच गया था। शेन मेई ने तांग क्विन को ऐसे देखा जैसे वह कोई बाहरी अंतरिक्ष से आया एलियन हो। उसकी निगाहों के सामने असहज महसूस करते हुए तांग किंग ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं अब नीचे उतर सकता हूं? शेन मेई अपने होश में आई, अपना खुला हुआ मुंह बंद किया, थोड़ा खांसा और कहा, हाँ। तांग किंग का जवाब सही है, अब आप नीचे उतर सकते हैं। क्या? तांग किंग ने सही कहा? क्या चल रहा है? क्या यह समस्या कुछ ही चरणों में हल हो गई? यह अवैज्ञानिक है। मौन। शेन मेई ने जोर से छात्रों की चर्चा रोक दी। गला साफ करो, ये सवाल थोड़ा एडवांस है। तांग किंग ने सही जवाब दिया, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी की गणित की विधि इस्तेमाल की, तुम्हें उसे सीखने की जरूरत नहीं है। शेन मेई ने सच बताया, और हालांकि उसका चेहरा थोड़ा लाल था, फिर भी वह काफी खुश थी। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई और पूरी कक्षा में हलचल मच गई। तांग क्विन को देखकर छात्र आश्चर्य से भर गए, मानो वे किसी चिड़ियाघर के बंदर को देख रहे हों। तांग क्विन को देखकर काफी असहज महसूस हुआ। यहां तक कि वांग यान भी अपना मुंह ढंककर आश्चर्य से तांग क्विन को आंखें फाड़े देख रही थी, मानो कुछ जानने की कोशिश कर रहा हो। सभी छात्र यही सोच रहे थे, इस लड़के ने चुपचाप विश्वविद्यालय का गणित सीख लिया था। यह अविश्वसनीय था। घंटी बजी। कक्षा की समाप्ति की घंटी बजी। शेन मेई ने राहत की सांस ली। यदि वह आगे बोलती तो छात्र उससे प्रश्न समझाने के लिए कहते और तब वह परेशानी में पड़ जाती, क्योंकि वह सीखने वाली बात को बिल्कुल भी याद नहीं रख पाती। तांग किंग, मेरे कार्यालय में आओ। यह कहकर उसने अपनी शिक्षण सामग्री समेटी और कमरे से बाहर चली गई। अध्याय 42, अध्याय 40, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर सिफारिशें मांगी जा रही हैं। एक। इस स्थिति को देखकर तांग किंग केवल अनिच्छा से ही उसका अनुसरण कर सका। अपने सहपाठियों की अपरिचित सी नजरों को देखते हुए उसे लगा कि कहीं वो हद से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया, पर यह बस एक क्षणिक ख्याल था। आखिरकार ये एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना उसे अंततः करना ही था, इसलिए बेहतर होगा कि वो जीत के रोमांच का पहले ही आनंद ले ले। तो कक्षा के दौरान आप क्या सोच रहे थे?
शेन मेई ने अपनी बाहें मोड़ते हुए सहजता से पूछा। उसने पहले समस्या के बारे में नहीं पूछा, एक एक करके बात पूछी। उसे डर था कि अगर उसने तांग किंग की उम्मीद के मुताबिक हैरानी दिखाई तो उसकी इज्जत गिर जाएगी। उसने तांग किंग की तरफ मुस्कुराकर कहा, मैं पहले उस समस्या के बारे में नहीं पूछूंगी। हैरानी? मैं सूत्र याद कर रहा था, तांग किंग ने असहाय होकर कहा। सूत्र याद कर रही हो? सच में? शेन मेई ने संदेह से पूछा। उसे तांग क्विन से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि वह सीधे माफी मांग लेगा। बातचीत वैसी नहीं हो रही थी जैसी उसने सोची थी। आपने जो कुछ भी सिखाया उसमें से ज्यादातर मुझे पहले से ही पता है, इसलिए मैं अगली मासिक परीक्षा की तैयारी के लिए फार्मूलों को याद कर रहा था। तांग किंग ने दृढ़ता से अपनी मुट्ठी भींची और कहा, हालांकि अंदर ही अंदर वह अपने शानदार अभिनय कौशल के लिए खुद की प्रशंसा कर रहा था। इसका शायद मुझे बाद में फिल्म बनाने में निवेश करना चाहिए। उन्हें अचानक लगा कि फिल्म में पैसा लगाना एक अच्छा विचार है, पैसे कमाने के लिए और थोड़ा मनोरंजन के लिए भी। एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के का किरदार निभाना काफी दिलचस्प होगा जो लड़कों को धमकाता है और लड़कियों पर हावी होता है। क्या आप अन्य कक्षाओं में भी ऐसा करते हैं? शेन मेई ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तो हाँ, तांग किंग ने स्वीकार किया। यह स्वीकार करना बेहतर था, बजाय इसके कि कक्षा शिक्षक खिड़की से रेंगते हुए अंदर आ जाएं और इससे अधिक परेशानी पैदा हो। ठीक है, तो मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस परीक्षा में तुम कितना अच्छा करते हो। अगर सत्र की शुरुआत जैसा कोई खास सुधार नहीं हुआ तो मुझे तुम्हारे माता पिता को बुलाना होगा। अब से तुम मेरी कक्षा के दौरान अपनी किताबें पढ़ सकते हो। शेन मेई ने तांग किंग को घूरकर देखा। समझने के लिए शुक्रिया, टीचर। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, तांग किंग ने उसे आश्वस्त किया। उसे एहसास हो गया था कि शेन मेई यह नहीं बताना चाहती थी कि वह दूसरी कक्षाओं में कैसा था, और वह सचमुच उसकी सराहना कर रही थी। जिन अध्यापकों से वह सबसे अधिक डरती थी वे थे जो हर बात पर नुक्स निकालते थे और हंगामा मचाते थे। जो लोग अनमय हैं और बहुत अधिक नियम लागू करते हैं। हम अब उस समस्या में क्या था? शेन मेई तांग क्विन के रवैये से संतुष्ट थी। मैंने कुछ समय पहले एक पुरानी किताबों की दुकान से उच्च गणित की एक किताब खरीदी थी और अपने ज्ञान के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए उसे घर पर पढ़ रहा हूँ। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैंने अभी तक इसे थोड़ा ही पढ़ा है। मेरा मुख्य ध्यान अभी भी हाई स्कूल के ज्ञान पर है। तांग किंग ने जवाब दिया, यह सोचकर कि वह बुद्धिमान लग रहा है। यह अच्छी बात है। अगर तुम इसे समझ सकते हो और धारा प्रवाह इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे पता चलता है कि तुम सचमुच मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। शेन मेई ने अपना लहजा बदलकर प्रोत्साहन भरा कर दिया, क्योंकि वह किसी भी छात्र के सीखने के उत्साह को कम नहीं करना चाहती थी। धन्यवाद शिक्षक। मैं वादा करता हूं कि अगली मासिक परीक्षा में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। याद रखो तुमने क्या कहा था। अब तुम जा सकते हो, शेन मेई ने कहा। ठीक है शिक्षक शेन। यह कहकर तांग क्विंग ऑफिस से चली गई। शेन मेई को तांग क्विंग द्वारा बताए गए फॉर्मूले का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके छात्र ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। कक्षा के दरवाजे पर वापस आकर ली काई ने तांग क्विंग को रोका और उत्सुकता से पूछा, बूढ़े तांग, शिक्षक आपको क्यों देखना चाहते थे? क्या उन्होंने आपकी प्रशंसा की? नहीं, उसने मुझे बस इतना कहा था कि मैं खूब पढ़ाई करूं और मासिक परीक्षा में अच्छा करूं, वरना वो मेरे माता पिता को बुला सकती है। तांग किंग ने सच बताया। हम तुम इतने अमीर हो कि तुम्हें पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यूनिवर्सिटी स्तर का ज्ञान पहले से ही है। ली काई ने आह भरी। तांग किंग का उससे ज्यादा अमीर होना एक बात थी, और वह यह मान सकता था कि तांग किंग उससे ज्यादा सुंदर, लंबी और गोरी है। लेकिन अब पढ़ाई में भी तांग किंग उससे आगे निकलने ही वाला था। यह कहना नामुमकिन होगा कि उसे ईर्ष्या नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि ज्ञान प्रयास से आता है और केवल ईर्ष्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान की सीमा केवल स्वयं का आलस्य है, न कि कोई और कितना परिश्रमी है। इस मुद्दे पर उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली। बेहतर होगा कि आप पुनरीक्षण शुरू कर दें, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे, तांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तुम मुझसे बस थोड़े से ही नंबरों में बेहतर हो, और अगर तुमने उस सवाल का जवाब दे दिया तो क्या हुआ? इतना मुश्किल ज्ञान सीखने में इतना समय लगाना और फिर भी मुझसे बहुत आगे निकलने की उम्मीद करना है ना? ली काई ने खारिज करते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि तांग किंग बस दिखावा कर रहा था। बेकार ज्ञान सीखने में समय बर्बाद करना। शायद इस बार उसके परीक्षा परिणाम उससे भी बदतर हों। वह पूरे महीने जी जान से पढ़ाई कर रहा था और वह जानता था कि तांग क्विंग, जो अक्सर बाहर खाना खाने और व्यापार करने जाता था और अक्सर कक्षा में ध्यान भटकाता था, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संभवतः इससे बेहतर स्कोर नहीं हो सकता। हम देखेंगे, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी।
ठीक है, देखते हैं मासिक परीक्षा में किसे अधिक अंक मिलते हैं। कोई बात नहीं, शर्त क्या है? हम मुझे सोचने दो। क्या होगा अगर हारने वाला जीतने वाले को खाना खिलाए और गाना गाए? मैं एक नए खुले केटीवी के बारे में जानता हूं जहां का माहौल अच्छा है। कुछ देर सोचने के बाद ली काई ने जवाब दिया। आपकी योग्यता पर संदेह नहीं है, लेकिन क्या आपके पास पैसा है? तांग किंग ने एक और निराशाजनक प्रश्न पूछा। मैं भले ही तुम्हारे जितना अमीर न हो, लेकिन मैं एक कराओके नाइट का खर्च उठा सकता हूँ। तांग क्विन के शब्दों से चौंककर ली काई ने जल्दी से खुद को सीधा किया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें संदेह का लाभ देना होगा। तांग किंग ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे तुम मुझ पर एहसानमंद हो। तुम तुम मुझे पागल कर दोगे। मुझे अपने दोस्त ज्यादा समझदारी से चुनने चाहिए थे, ली काई ने आह भरी। तांग क्विंग, मैंने तुम लोगों को इस बारे में बात करते सुना कि हारने वाले का क्या होता है। तुम लोग किस पर दाव लगा रहे हो? वांग यान ही बात कर रहा था कि तभी तांग क्विंग ने अपना सिर घुमाया। हम इस बात पर दाव लगा रहे हैं कि परीक्षा में कौन फेल होगा। हारने वाले को एक रात के गायन का खर्च उठाना होगा, ली काई ने कहा। तो फिर मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। वांग यान की दिलचस्पी बढ़ी। जरूर, हम तुम्हें आमंत्रित करेंगे, ली काई ने शेखी बधारी। जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों का फायदा नहीं उठा सकता। अगर तांग क्विंग हमारी कक्षा में पहले 3 में आ गई तो मैं सबको इनाम दूंगा, वरना तुम दोनों में मुकाबला होगा। वो कैसे? वांग यान ने प्रस्ताव रखा। होशियार होने के नाते वह जानती थी कि मर्दों के स्वाभिमान का कैसे ख्याल रखना है। उसने उसे बाहर जाने का मौका दिया, और अगर तांग किंग वाकई टॉप 3 में आ गया तो इलाज में कोई दिक्कत नहीं होगी और सब सहज महसूस करेंगे। वाह, बढ़िया आइडिया है, ली काई ने तुरंत जवाब दिया। उसे यकीन नहीं था कि तांग क्विंग टॉप 3 में जगह बना पाएगी। इससे कोई लड़की पैसे देने से भी बच जाएगी और उनकी बदनामी भी होगी। वैसे तांग क्विंग, तुमने यूनिवर्सिटी के कोर्स कब से सीखना शुरू किया? वांग यान ने वही सवाल पूछा जिसके बारे में वह सोच रही थी। तांग क्विंग का पहले का प्रदर्शन देखकर वह दंग रह गई थी, लेकिन इतना बेहतरीन तांग क्विंग उसे बिल्कुल पसंद था। तो तांग किंग ने अपना पिछला तर्क दोहराया, जिसके कारण ली काई ने एक बार फिर उससे घृणा की। वांग यान तांग किंग को खुले दिल से प्रशंसा से देख रहा था। बगल में खड़े ली काई ने भी यह देखा, हालांकि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह मानकर कि वांग यान बस तांग किंग के प्रयास से प्रभावित हुआ है। 12 नवंबर, शुक्रवार। चाची ने आज कुछ काम रखा था। बाहर लंच करने के बाद तांग क्विंग और ली काई पढ़ने के लिए कक्षा में जल्दी आ गए। कल मासिक परीक्षा थी, समय कम था और वह स्वाभाविक रूप से थोड़ा घबरा गया। अचानक उसके बैग में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। लियू कियान का फोन था। वह एक संभावित व्यावसायिक अवसर के संकेत से बहुत खुश था। वह जल्दी से कक्षा से बाहर निकला और फोन उठाया। नमस्ते अंकल लियू। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? लियू कियान हंसा। मैं स्कूल में हूँ अंकल लियू, क्या इस समय आपके पास मेरे लिए कोई काम है? तांग किंग ने सीधे पूछा। हाँ, मेरे दोस्तों को हाल ही में बहुत जरूरतें हैं, इस बार उन्हें $3 मिलियन की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि आप इसे कितनी जल्दी मुहैया करा पाएंगे, लियू कियान ने पूछा। उन्हें इसकी कितनी जल्दी आवश्यकता है? क्या यह अत्यावश्यक है? नहीं, यह 3 से 5 दिनों में हो सकता है, लियू कियान ने हंसते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मुझे इस रविवार से पहले पैसे दे दो, मैं तब तक ये काम पूरा कर लूंगा। कल और परसों मेरी परीक्षाएं हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तांग क्विंग ने एक पल सोचा और जवाब दिया। चूंकि लियू कियान को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसे भी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले उसे परीक्षा पास करनी थी। ठीक है, कुल 25,050,000 RMB कोई समस्या नहीं है ना? लियू कियान हंसा। अंकल लियू, ये 15,000 ज्यादा क्यों हैं? तांग किंग ने उलझन में पूछा। $3 मिलियन के लिए विनिमय दर 1 से 8.3 है, यानी 24,900,000 RMB। तो कोई बात नहीं कि उसने एक साधारण गणित का सवाल भी गलत किया हो। क्या इन दिनों विनिमय दर नहीं बढ़ी? मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा, लियू कियान ने समझाया। ठीक है, धन्यवाद अंकल लियू, रविवार को मिलते हैं। जब तांग किंग ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह बात सही है। बाजार लगातार बदल रहा था। विनिमय दर में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होगा। भले ही अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में कोई बदलाव न हो, घरेलू भ्रष्टाचार विरोधी नीति स्थानीय बाजार में डॉलर की कीमत बढ़ा सकती है। बाजार में कोई निश्चित नियम नहीं है। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, अलविदा। अलविदा अंकल लियू। फोन रखने के बाद तांग किंग ने इस बार अपनी कमाई का हिसाब लगाया। 1,05,000 RMB। हे भगवान, वित्त में काम करने से सचमुच पैसा तेजी से आता है। अध्याय 43, अध्याय 41, खाते में 20 मिलियन, सिफारिश की मांग। एक, आगामी 2 दिन तनावपूर्ण मासिक परीक्षाओं से भरे हुए थे। तांग किंग ने पर्याप्त तैयारियां कर ली थीं।
उसे विश्वास था कि इस बार वह निश्चित रूप से अच्छे अंक लाएगा, ताकि उसे अब ब्लैक बोर्ड पर घूरना न पड़े। अंग्रेजी के मामले में जाहिर है उसे आसानी से पूरे अंक मिल सकते थे। सुनने की समझ जो पहले उसे बहुत मुश्किल लगती थी, अब आसान लगने लगी थी। वह अवाक रह गया, पहले वह इतना गूंगा कैसे था। हालांकि चीनी भाषा थोड़ी कठिन थी। कई वस्तुनिष्ठ उत्तर थे, लेकिन कई व्यक्तिपर प्रश्न और अनदेखे शास्त्रीय चीनी ग्रंथ भी थे। जहां तक निबंध का प्रश्न है, वे कोई साहित्यिक संत नहीं थे और किसी की लेखन क्षमता कम समय में नहीं सुधर सकती। उन्होंने कई प्रतियां लिखी थीं, लेकिन अधिकतर भाषा का प्रयोग बहुत अधिक सावधानीपूर्वक और सटीक था, और दिए गए उदाहरण अब ली बाई डुफू ताओ युआनमिंग के उपकाई भरे उदाहरण नहीं थे, जिन्हें देखकर शिक्षक थक गए थे। उन्होंने शिक्षकों की पीड़ा को सचमुच समझा। ली बाई डुफू, एडिसन, न्यूटन, दा विंची के नीरस उदाहरण। भले ही इन उदाहरणों का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया गया हो, इसे पढ़ना अभी भी घिनौना होगा। पहले दिन पर सुबह चीनी और अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी तथा दोपहर गणित की। बूढ़े तांग, तुमने कैसा किया? यह गणित का पेपर तो बहुत मुश्किल था, मैं तो एक भी सवाल हल नहीं कर पाया। गणित की परीक्षा के बाद ली काई आया, वह हर परीक्षा के बाद ऐसा ही करता था। ऐसा लगा जैसे तांग किंग कह रही हो कि यह मुश्किल है, इससे उनकी जीत की संभावना बढ़ सकती है। जरूर तुमसे बेहतर। खुद को संभालो, तुम्हारा बहुत खून बहने वाला है, तांग किंग ने चिढ़कर कहा। वह ली काई के मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानता था। परीक्षा के बाद ज्यादातर छात्र यह सुनना चाहते थे कि दूसरों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यहां तक कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोग भी ऐसा ही कुछ कहेंगे। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और यदि आप उन पर विश्वास करते हैं, उन्होंने 140 रन बनाए और उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आपने 70 रन बनाए, तब तक आप अचंभित हो चुके होंगे। इसलिए कभी भी किसी ऐसे उच्च उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति पर विश्वास न करें जो कहता है कि उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह पूरी तरह से आत्मदंड है। इसमें गर्व की क्या बात है? अगर तुम जीत भी जाओ तो जब तक मेरे पिताजी को पता रहेगा कि मैंने ही तुम्हारा इलाज किया है, वे आज्ञाकारी होकर पैसे निकाल लेंगे। ली काई विजयी भाव से हंसा। तुम अपने पिता के लिए परेशानी का सबब हो, है ना? ला, मैं पापा को नाराज करने में माहिर हूं, तुम क्या कर सकते हो, चलो। ली काई खुशी से नर्सरी कविता का बदला हुआ संस्करण गाने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नतीजा चाहे जो भी हो, उसे फायदा ही होगा। जहां तक खराब प्रदर्शन के कारण अपने पिता से कड़ी सजा मिलने की बात है, अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह इसका आनंद लेना चाहता था और बाद में इसके बारे में बात करना चाहता था। तांग किंग ने उसकी तरफ देखा और दूर हट गया, मानो वह उसे जानता ही न हो। अपने सहपाठियों की तिरछी नजरों के बावजूद ली काई को इसकी परवाह नहीं थी और वह तांग किंग के साथ ही रहा। वे दोनों हंसते हुए स्कूल से बाहर चले गए। बूढ़े तांग, कल के लिए आपकी क्या योजना है? अपना गाना खत्म करने के बाद ली काई ने अंततः कान में दर्द होना बंद कर दिया और तांग किंग से पूछने के लिए मुड़ा। कुछ सामान निपटाना है, क्यों? तांग किंग ने उत्सुकता से पूछा। बस पूछ रहा था। लगता है तुम इन दिनों काफी व्यस्त हो, स्कूल में भी चैन नहीं मिलता, ली काई ने बताया। उसे थोड़ा बहुत पता था कि तांग किंग इन दिनों क्या कर रही है, और यह किसी भी हाई स्कूल के बच्चे की गतिविधियों से बिल्कुल अलग था। ऐसे उत्कृष्ट मित्र का होना वास्तव में उन पर दबाव डालता था। कल्पना कीजिए कि आपका एक ऐसा दोस्त हो जो हर मामले में आपसे बेहतर हो, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर और प्रभावशाली हो और आपसे ज्यादा मेहनत करता हो, तो आपके आलस्य का क्या कारण होगा? जहां तक तांग किंग के किसी प्रभावशाली अधिकारी के प्रत्यक्ष वंशज न होने की बात है, ली काई ने इस बात को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। तांग किंग वहीं रुक गया। दूर आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे सपनों के लिए इस नकली गहनता को मैं पूरे अंक दूंगा। सपने देखो यार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, पापा के साथ बढ़िया खाना खाऊंगा और दिमाग को तरोताजा करूंगा। ली काई ने तुरंत पलटवार किया। उसने यह बात जोर से कही, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सहज ही यकीन हो गया था। ठीक है, मिलते हैं, तांग किंग ने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ली काई ने जवाब दिया और बस स्टॉप पर चला गया। हाँ, जैसे ही तांग किंग घर लौटने के लिए तैयार हो रहा था, उसने सिस्टम अलर्ट की आवाज सुनी और तुरंत वहीं रुक गया। अब तक तांग किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह सिस्टम को सिर्फ आंखें बंद करके ही क्यों देख पा रहा था। कौन जाने वो कैसी सेटिंग थी। सिस्टम संदेश में 25,505,000 जमा की सूचना दी गई। अपने खाते में 20 लाख से ज्यादा की रकम देखकर तांग किंग ने सारा पैसा सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया। एक्सचेंज की जाने वाली रकम काटने के बाद उसे इस बार 10,50,000 का मुनाफा हुआ और वह अचानक करोड़पति बन गया। पिछले कुछ दिनों में आयोजित परीक्षाओं में वह अपना मोबाइल फोन नहीं लाया था। हालांकि जांचें ज्यादा सख्त नहीं थीं,
फिर भी पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। शुक्र है उसने टेक्स्ट मैसेज अलर्ट फीचर चालू नहीं किया था, चाहे वह घर पर हो या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा हो। इससे बहुत परेशानी हो सकती है। एक हाई स्कूल के छात्र के खाते में अचानक करोड़ों का लेन देन हो गया। 14 नवंबर, रविवार। टांग किंग सुबह सुबह रेस्तरां में पहुंच गया। अब तक ली जियांगो ने एक नई मिनी वैन खरीद ली थी, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ खरीदारी के बाद ही करता था। टांग किंग उसे चलाकर ले जाता था। इस बार उसने झांग डोंगकिंग को नहीं बुलाया। चूंकि झांग डोंगकिंग की भूमिका समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसे आगे शामिल करना अनुचित था। टांग किंग पूरी तरह से बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था। शुरुआत में ली जियांगो टांग क्विन के ड्राइविंग कौशल को लेकर चिंतित थे। हालांकि टांग क्विन के साथ कुछ टक्कर लगाने के बाद उन्हें उस पर विश्वास होने लगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के मामले में ली जियांगो को यकीन नहीं था कि किन युगांग के होते हुए टांग क्विन को कुछ हो जाएगा। अब किन युगांग ने अपना पदभार संभाल लिया था। कई बार भोजन यहीं खाया गया। जाहिर है किन युगांग को रेस्टोरेंट में टांग किंग की हिस्सेदारी के बारे में पता था। ली जियांगो इससे काफी खुश थे। किसी समर्थक के होने से जो सुरक्षा का एहसास होता है, उसे कोई बाहरी व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता। मिनी वैन में ड्राइविंग। वे विला क्षेत्र में पहुंचे। टांग किंग ने विला क्षेत्र के बाहर तक पैसे नहीं निकाले। लाखों डॉलर अपने साथ ले जाना बहुत जोखिम भरा था। लूट का डर नहीं था। इस दुनिया में तो पानी पीने से भी दम घुट सकता है। बाहर जाते समय कुछ अनहोनी हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। थोड़ी सुरक्षा के लिए। छोटे टैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चुप रहोगे, लियू कियान ने टैंग क्विन की मिनी वैन को आश्चर्य से देखते हुए कहा। लेकिन फिर उसने सोचा और इसे लेनदेन की सुरक्षा का नतीजा बताया। आखिर कौन सोचेगा कि एक पुरानी मिनी वैन भले ही 90% नई हो, 30 लाख डॉलर की भारी भरकम रकम लाद सकती है। आप इससे सैकड़ों मिनी वैन खरीद सकते हैं। शायद कोई जितना ज्यादा होशियार होगा, उसे धोखा देना उतना ही आसान होगा। इन लोगों की कल्पनाएं बहुत शक्तिशाली थीं। वे किसी भी कमी को पूरा कर सकते थे और किसी भी विसंगति को दूर कर सकते थे। पहले खुद को धोखा देते हैं, फिर दूसरों को। शर्मिंदगी के लिए माफ करना, अंकल लियू। मैं एक अच्छी कार खरीदूंगा और बाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूंगा, टांग किंग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। बेशक उसे अंदाजा भी नहीं था कि लियू कियान ने उसकी हरकतों को लेनदेन की सुरक्षा के लिए समझा था। अगर उसे पता भी था, तो भी वह पहले से ही एक बेहतर कार खरीदने की योजना बना रहा था। पहली बात तो यह कि उसके पास पिछले जन्म में कभी कार नहीं थी। दूसरी बात, कारों से प्यार करना एक आदमी के स्वभाव में होता है। वह बजट में बदलाव आने पर एक कार खरीदने की योजना बना रहा था। यह किसी भी चीज के लिए सुविधाजनक होगा। क्या तुम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो? सावधान रहो। बात किसी को टक्कर मारने की नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा की है। चिंता मत करो, चाहे तुम किसी को टक्कर मारो या किसी और की गाड़ी को, मेरे चाचा तुम्हारा हिसाब कर देंगे। टांग क्विन की वजह से लियू कियान ने किन युगांग पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके संपर्कों से उसे पता चल गया था कि किन युगांग का करियर फल फूल रहा है। पदोन्नति न मिलना मुश्किल होगा, यहां तक कि डॉलर लेनदेन के बिना भी। वह अभी भी टांग किंग को कम नहीं आंक सकता था। आखिरकार उनके सर्वोच्च समर्थक किन युगांग के समान स्तर के थे। धन्यवाद अंकल लियू। मेरी ड्राइविंग स्किल्स खराब नहीं हैं, लेकिन महंगी कारें अफोर्ड नहीं की जा सकती, टांग किंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ओह, छोटी सी बात है। और हाँ लिटिल टैंग, तुम्हारा भविष्य असीमित है। देरसवेर तुम कोई भी महंगी चीज खरीद सकोगे। हो सकता है कि भविष्य में चाचा खाने के लिए तुम पर निर्भर रहें, लियू कियान ने चुटकी ली। लेकिन उसने सचमुच अपने दिल में ऐसा ही सोचा था। टांग किंग युवा और सफल है, घमंडी या आवेगी नहीं है, और चीजों को स्थिरता से संभालता है। हालांकि उसमें अभी भी कुछ छोटी मोटी कमियां हैं और वह चालाकी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। लेकिन एक युवा प्रतिभा को ऐसा ही होना चाहिए। एक 6 साल का बच्चा जो जीवन के बारे में बात करता है, वह प्रतिभाशाली नहीं है। यह बहुत डरावनी बात है। अंकल लियू, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। पहले पैसे तो देख लेते हैं, टांग किंग ने बात खत्म की। सुविधा के लिए वह 2 बड़े बैग ले आया, जिनमें से हर एक में 15 लाख थे। बैग का वजन सिर्फ 20 किलो से थोड़ा ज्यादा था और बिल्कुल भी भारी नहीं था। ठीक है। लियू कियान टांग किंग को घर के अंदर ले गया। उसने किसी से चाय तैयार करवाई। $3 मिलियन बहुत ज्यादा नहीं लग रहे थे, लेकिन 2004 में यह लगभग करोड़ों की एक बड़ी रकम थी। टांग किंग ने देखा कि गंगजी और मंकी ने अपना संयम बनाए रखा, जिससे पता चलता है कि उन्होंने और भी शानदार नजारे देखे थे। इससे उसके मन में बैठा शक और पुख्ता हो गया। पैसे गिनने वाली मशीनें बहुत तेज थीं। वहां विशेष रूप से डॉलर के लिए 3 मनी काउंटर मशीनें थीं, जिनमें से प्रत्येक प्रति मिनट 1000 नोटों का हिसाब रखने में सक्षम थी।
$3 मिलियन का मतलब था 30,000 नोट। बीच के समय को मिलाकर गिनती पूरी करने में 20 मिनट से ज्यादा का समय लगा। शायद सभी नोट नए होने की वजह से कोई गलती नहीं हुई। अध्याय 44 अध्याय 42 लियू कियान की परीक्षा 1। सभी अमेरिकी नकदी की पुष्टि के बाद लगभग 10 बज चुके थे। हर लेनदेन के साथ लियू कियान अपने सभी सामाजिक दायित्वों को एक तरफ धकेल देता था। विला में गंगजी और मंकी के अलावा बाहर भी कुछ अंगरक्षक तैनात थे जो लेनदेन में किसी के भी हस्तक्षेप को सख्ती से रोकते थे। यही कारण था कि तांग क्विंग लियू कियान से कई बार मिलने के बावजूद कभी किसी दोस्त को लियू कियान से मिलते नहीं देख पाया। इतना बड़ा बॉस विला क्षेत्र में एक दोस्त के बिना, यह स्पष्टतः असामान्य था। लेकिन तांग किंग को यह नहीं पता था किंगयान शहर अब लियू कियान का मुख्य युद्ध क्षेत्र नहीं रहा, क्योंकि उसका व्यवसाय विस्तारित हो गया। उसके उद्योग पूरे प्रांत में फैल गए। उन्होंने अपना अधिकांश समय प्रांतीय शहर में बिताया। एक ओर वह आर्थिक केंद्र के निकट था जो औद्योगिक विस्तार के लिए अनुकूल था। दूसरी ओर स्थानीय बाजार की स्थापना उसने स्वयं की थी और उसके अधीनस्थों ने उसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। अब उसका लक्ष्य राष्ट्रव्यापी बाजार का विकास करना था। लियू कियान की फिलहाल प्रांत के बाहर अपने रियल एस्टेट कारोबार का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। प्रांत के भीतर का बाजार अभी भी संतृप्त नहीं था। उनका नेटवर्क भी मुख्यतः प्रांत में ही था और प्रांत के बाहर यह कम कुशल था। लियू कियान ने आगे सेवा उद्योग में भारी निवेश करने की योजना बनाई। वह जानते थे कि विविधीकरण ही जोखिम प्रतिरोध की कुंजी है। छोटे तांग, अगले रविवार को मुझे और ज्यादा नोटों की जरूरत पड़ सकती है। मुझे नहीं पता तुम्हें इससे कोई दिक्कत होगी या नहीं। गंगजी के पैसे ऊपर ले जाने के बाद लियू कियान ने कहा। हाल ही में बड़ी मात्रा में नकदी की मौजूदगी ने उसके नोट बदलने के कारोबार को तेजी से बढ़ा दिया है। वह बहुत पहले ही छोटे पैमाने के डीलरों के स्तर से आगे बढ़ चुके थे। उच्चतर स्तर तक हजारों लाखों डॉलर के सौदे उसके पूर्व अधीनस्थों को सौंपे गए थे जो उसके स्रोत थे। ये स्रोत बाजार से अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं को सोखने के उसके साधन भी थे। ये रक्त वाहिकाएं न केवल अवशोषित करती हैं बल्कि बाहर भी निकाल देती हैं। सामान्यतः अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति निर्मित हुई। तांग क्विंग के विपरीत, जो उसे केवल अमेरिकी डॉलर देता था, बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं थी। इस वजह से तांग क्विंग उसका सबसे बड़ा अमेरिकी नकदी प्रदाता बन गया था, जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत थी। जैसे जैसे लियू कियान छोटे डीलरों के स्तर से आगे बढ़ता गया, उसके लेनदेन बड़े और बड़े होते गए। इसमें न केवल नकदी बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण भी शामिल था। हालांकि वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। लोगों द्वारा मांगी जाने वाली अमेरिकी डॉलर की कई उपयोगिताएं थीं। वह व्यापारियों को उनकी संपत्ति विदेश स्थानांतरित करने में मदद करते थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति विदेश स्थानांतरित करने में कभी मदद नहीं करते थे। इस मामले में राज्य बहुत सख्त था। पर्यटन के लिए विदेश जाना ठीक था, और अगर पैसा पर्याप्त न हो या आप ज्यादा खर्च करना चाहें तो इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया जाता था। यदि आप एक व्यापारी होते, विदेशी संपत्ति खरीदना या विदेशी शेयरों में निवेश करना भी ठीक था। जो पकड़े नहीं जाते थे, उन्हें कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ती थी। संपत्ति बदलने के इच्छुक व्यापारियों पर नियंत्रण काफी कड़ा था, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक नहीं, क्योंकि राज्य जानता है कि ऐसी चीजों से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। अन्यथा राज्य की क्षमता के साथ कोई विदेशी मुद्रा काला बाजार और भूमिगत धन घर नहीं होंगे। ऐसा शायद ही कोई काम हो जो राज्य करना चाहता हो लेकिन कर नहीं पाता। ऐसा न करने का कारण, क्योंकि इसका अभी भी कुछ मूल्य है, लेकिन इसमें पूरी तरह से आराम भी नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर आप अवैध धन को विदेश में स्थानांतरित करते हैं तो यह इतना आसान नहीं है। एक बार जब यह घरेलू स्तर पर उजागर हो जाता है तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और सबसे मजबूत समर्थक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। बेशक लियू कियान यह समझ गया। वह जानता था कि राज्य की स्थिति क्या है, इसलिए वह इस नियम का पालन कर रहे हैं। वरना उन्हें बहुत पहले ही हटा दिया गया होता और उनके समर्थक उनके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं करते या करना नहीं चाहते। वो अंकल लियू, अगली बार आपको कितने की जरूरत होगी? तांग किंग ने धड़कते हुए दिल से पूछा। लियू कियान ने जो ज्यादा बताया था वह 50 लाख या 10 लाख भी हो सकता है। यह आर्बिट्रेज लाभ का एक और बड़ा हिस्सा है। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। लियू कियान ने एक उंगली उठाई। उनके जवाब का इंतजार रहेगा। लियू कियान की बातें सुनकर तांग किंग का दिल और भी जोर से धड़क उठा। 10 मिलियन यानी 83.50 मिलियन आरएमबी। एक्सचेंज को घटाकर वह 3 मिलियन 5 लाख कमा सकता था। यह बहुत बड़ी रकम है। तांग किंग ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाते हुए हल्के से निगल लिया। एक पल सोचने के बाद, कोई बात नहीं, मैं अगले रविवार को पैसे ले आऊंगा। हमेशा की तरह मेरे खाते में आरएमबी एडवांस में डाल देना, लेकिन इस बार 2 दिन पहले।
आमतौर पर पुराने नियमों के अनुसार एक दिन ही काफी होता, लेकिन कठिनाई पर जोर देना जरूरी है ना? एक ही समय में समान राशि उपलब्ध नहीं हो सकती। यह बहुत अजीब होगा। कम से कम वह इतना बुद्धिमान तो है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ हाँ, बढ़िया। छोटी टैंक की क्षमता वाकई मुझे हैरान कर रही है, लियू कियान ने खुशी से कहा। वह पहले से ही इनकार या कटौती के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि टैंक क्वीन वाकई ऐसा कर पाएगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसकी सीमा नहीं थी। इससे उन्हें टांग किंग के पीछे के साथी की ताकत का पुनः आकलन करने का मौका मिला। 2 दिन पहले उनके दृष्टिकोण से यह बहुत सामान्य बात थी। आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में लेन देन का तुरंत हिसाब सिर्फ स्थानांतरण से नहीं लगाया जा सकता था। उन्होंने केवल यह अनुमान लगाया कि टांग किंग के साथी को परिवहन के साथ साथ तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। 2 दिन का समय बहुत लंबा नहीं माना जाता था। लियू कियान के घर से हर महीने लगभग $20 मिलियन की नकदी का लेन देन होता था। बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन गणना करने पर यह ज्यादा नहीं लगा। हालांकि यह एक अंतर्देशीय प्रांत था, फिर भी यहाँ बहुत से लोग छुट्टियां बिताने आते थे। अगर एक भी विदेशी यात्री $10,000 प्रति व्यक्ति का विनिमय करे तो सिर्फ 2,000 लोगों से $20 मिलियन तक की कमाई हो सकती है। उन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जिन्होंने 10,000 से भी ज्यादा विनिमय किया। कुछ लोगों ने तो 30 से 50,000 या इससे भी अधिक राशि का आदान प्रदान किया। जहां तक स्थानांतरण से संबंधित लेन देन की बात है तो उनकी गिनती करना असंभव है। मात्रा उच्च और निम्न थी। पिछले महीने लगभग $60 मिलियन प्रचलन में थे, जो एक महत्वपूर्ण कुल की तरह लग रहा था। हालांकि अर्जित कमीशन अपेक्षाकृत छोटे थे। आखिरकार ये विशुद्ध रूप से लाभ नहीं थे। आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं, ताकत मेरे साथी में है, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। टांग किंग ने हाथ हिलाया। हे, यह लगभग एक जैसा ही है, लियू कियान हंसा। इसके बाद लियू कियान ने सोचने के लिए एक क्षण लिया। फिर उसने सावधानी से पूछा, छोटे टैंग, मुझे आश्चर्य है, क्या आप यहाँ विदेश में धन प्रेषण की सुविधा भी देते हैं? आखिरकार मेरे कई दोस्त विदेश में निवेश करना चाहते हैं, वे बड़ी मात्रा में डॉलर का आदान प्रदान करना चाहते हैं, और वास्तव में कोई अच्छा समाधान उपलब्ध नहीं है। नकद लेन देन घरेलू स्तर पर अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विदेश में धन प्रेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। चिंता मत करो, मैं कभी भी किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं होऊंगा। ईमानदार रहना। आमतौर पर सीमा पार डॉलर विनिमय में पैसा अधिकतर बाहर स्थानांतरित किया जाता है। तुलनात्मक रूप से ज्यादा पैसा वापस नहीं भेजा जाता, जिससे लियू कियान के पास विदेश में डॉलर की कमी हो जाती है। कभी कभी जब उसके पास डॉलर खत्म हो जाते हैं तो वह अपने साथियों से अंतरबैंक उधार लेता है, जिसके लिए उसे काफी ज्यादा सेवा शुल्क देना पड़ता है। वह इसी मानसिकता के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। अगर यह सचमुच संभव होता तो उसे अपनी मदद से बहुत कुछ हासिल होता। आखिरकार जो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकता है, उसके पास विदेश से डॉलर मंगवाने के और भी रास्ते जरूर होंगे। माफ करना अंकल लियू, फिलहाल मेरा पार्टनर विदेशी डॉलर ट्रांसफर की सुविधा नहीं देता। हालांकि मेरा पार्टनर इस समस्या का समाधान ढूंढने में सक्रिय है। जैसे ही यह सेवा उपलब्ध होगी, आपको सबसे पहले पता चलेगा, टांग किंग ने अफसोस जताते हुए कहा। लियू कियान ने अपने निजी मामलों को और अधिक गंभीरता से लिया। टांग किंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। यथार्थवादी रूप से इस तरह का व्यवसाय केवल लियू कियान जैसे लोगों के साथ ही किया जा सकता है, जब तक कि अगले स्तर पर मुफ्त मुद्रा विनिमय की अनुमति न हो और यह डॉलर की विनिमय दर के बराबर हो, अन्यथा वह इस व्यवसाय को बंद कर सकता है। तथापि लियू कियान के साथ उनका सहयोग दीर्घकालिक होने की अधिक संभावना थी। ठीक उसी समय टांग किंग ने महसूस किया कि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे एक और मौका दिया जाए तो वह अभी भी लियू कियान के साथ सहयोग करना पसंद करेगा। नियमित रूप से पैसा कमाना बहुत धीमी गति से हो रहा था। पूर्वज्ञान हर समस्या का समाधान नहीं होता, पूंजी के बिना कोई आधार नहीं होता। जिस किसी से भी सफलता का मार्ग एक बार फिर दोहराने को कहा जाए, उसमें दोबारा सफल होने का आत्मविश्वास नहीं होगा, और इसके अलावा वह बस एक अजनबी ही होगा। इस क्षण उसे एक साधारण पुनर्जन्म जैसा महसूस हुआ, और अधिक असहायता, गर्व और प्रशंसा करने के बजाय। हाँ, बहुत बढ़िया, मैं आपको पहले ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ, लियू कियान ने आभार व्यक्त किया। उसे पूरा यकीन था कि टांग क्विन के पार्टनर में सचमुच इस व्यवसाय को चलाने की क्षमता है, और वह एक मजबूत पार्टनर की उम्मीद कर रहा था। वैसे लिटिल टैंग, यह मेरे ग्रुप का डायमंड कार्ड है। इसके साथ तुम मेरे नाम से बिक्री के लिए उपलब्ध सभी रियल एस्टेट पर 50% की छूट का आनंद ले सकते हो। इसके अलावा बाकी सभी सेवा उद्योग मुफ्त हैं। लियू कियान ने अपनी जेब से एक अज्ञात सामग्री से बना एक काला कार्ड निकाला। उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने पहले सिर्फ 7 कार्ड बांटे थे, यह 8वां था।
बाकी 7 कार्ड पाने वाले या तो बड़े नामी गिरामी लोग थे या फिर बड़े बड़े व्यवसायी। लियू कियान का मानना था कि तांग किंग पहले से ही इस कार्ड के लिए योग्य थी। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? कार्ड बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता, तांग किंग ने जल्दी से मना कर दिया। खैर, वह इसे बहुत चाहता था, लेकिन पहले उसे विनम्र होना था, अन्यथा यह बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह कार्ड इतना मूल्यवान कैसे हो सकता है? सच कहूं तो मैं सिर्फ लेन देन से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन नेटवर्क से जुड़े जो रिश्ते मुझे मिलते हैं उनसे मैं इस पूंजी से भी ज्यादा कमा सकता हूं, इसलिए आपने वाकई मेरी बहुत मदद की है। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो अपने चाचा लियू को बता देना। जो काम तुम्हारा साथी नहीं संभाल सकता उसे मुझ पर छोड़ देना। इस प्रांत में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसे तुम्हारे चाचा लियू न संभाल सकें, लियू कियान ने ईमानदारी से उससे कहा। इस कार्य में रिश्तों का वह व्यापक नेटवर्क जिसमें वह शामिल था कोई मामूली बात नहीं थी। वह अत्यंत अमीर लोगों के साथ काम करता था, हर व्यवसायी के पीछे विशाल नेटवर्क था। जब तक वह किसी भी चीज को अति नहीं करता वह नुकसान से बच सकता था। धन्यवाद अंकल लियू, उसने मन ही मन सोचा। अब उसे मुफ्त में खाने की एक और जगह मिल गई है। उसने झांग डोंगकिंग से सुना था कि शहर में नया खुला 5 सितारा होटल लियू कियान का है। वह वहां जाकर कुछ देर कोशिश कर सकता है। हाँ हाँ, आपका स्वागत है। तांग क्विन को इसे स्वीकार करते देख लियू कियान को राहत मिली। अंत में तांग क्विन ने दोपहर का खाना खाया और फिर चला गया। शुरुआत में लियू कियान ने उससे थोड़ी देर और रुकने और अपनी संपत्ति पर कुछ मौजमस्ती करने का आग्रह किया, लेकिन एक छात्र और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बीच ज्यादा समानता नहीं थी, इसलिए उसने एक काम का हवाला देकर उसकी पेशकश ठुकरा दी। तांग किंग के पास वास्तव में कुछ करने को था। विला छोड़ने के बाद तांग किंग ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ किराए की छोटी वैन लौटा दी, फिर वह लिन जियाक्स्यू के घर के लिए टैक्सी ले ली। अध्याय 43 वह और क्या मांग सकता था। जब तक वह लिन जियाक्स्यू के घर पहुंचा 2:30 बज चुके थे और तांग क्विन स्वाभाविक रूप से खाली हाथ घर नहीं जा सकता था। उसने मोहल्ले के प्रवेश द्वार से कई तरह के फल खरीदे थे। यह जानते हुए कि लिन जियाक्स्यू को सेब पसंद हैं, उसने सीधे एक पूरा डिब्बा खरीद लिया। यदि अधिक सामान ले जाने में असमर्थता न होती वह कुछ और बक्से खरीद लेता, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा। केवल इन्हीं चीजों के साथ लिन जियाक्स्यू कुछ समय के लिए उसकी फिजूल खर्ची पर टिप्पणी करता था, इसलिए उसने सोचा कि अगली बार जब वह आएगा तो वह और अधिक खरीद सकेगा। उसने इतनी सारी चीजों पर सिर्फ 200 युआन से ज्यादा खर्च किए, जो उसे बहुत सस्ता लगा। पहले उसके पास कभी भी 200 युआन से ज्यादा खुलकर इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते थे, इसलिए तांग किंग बस आहें भर सकता था। अमीर होना बड़ी बात है। उसके बाएं हाथ में सेब का डिब्बा था, अपने दाहिने हाथ में उन्होंने अन्य फलों से भरे 5 या 6 थैले पकड़ रखे थे। उसने लिन जियाक्स्यू के दरवाजे की घंटी दबाई। कुछ सेकंड बाद उसने अंदर से कदमों की आहट सुनी और देखा कि दरवाजे का झांकने का छेद अंधेरा हो गया है। मतलब लिन जियाक्स्यू देख रहा था कि दरवाजे पर कौन है। शरारती मूड में तांग किंग ने जीभ निकालकर एक अजीब सा चेहरा बनाया। एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। लिन जियाक्स्यू की हंसी अंदर से गूंज उठी। चीख! दरवाजा खुल गया। अपने सामने खड़ी उस स्त्री को देखकर जिसे वह प्यार करता था उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। लिन जियाक्स्यू ने आज भी पिछली बार की तरह ही सादा कपड़े पहने थे, सफेद शॉर्ट स्लीव टॉप, शॉर्ट्स और चप्पल। वो किसी आम पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थीं। उनके चमकदार काले बाल अब बंधे नहीं थे बल्कि पीछे की ओर खुले हुए थे। लिन जियाक्स्यू के बालों को देखते हुए तांग किंग को कविता की एक पंक्ति याद आई। जब मेरे बाल कमर तक बढ़ जाएंगे तो क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे? क्या तुम मेरे लिए शादी की सजावट का 10 मील लंबा रास्ता बिछाने को तैयार हो जब तुम्हारे काले बाल अच्छी तरह से कंघी किए हुए होंगे? तांग किंग कहना चाहता था, मैं करता हूं। वह न केवल 10 मील लंबे रास्ते के लिए बल्कि 100 मील तक चलने के लिए भी तैयार है। हालांकि उसने कोई मेकअप नहीं किया था, उसकी प्राकृतिक सुंदरता छुपाई नहीं जा सकती थी। तांग किंग को बस एक ही एहसास था, वह सचमुच खूबसूरत थी। तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा और पैसे बर्बाद क्यों किए? लिन जियाक्स्यू ने उसे गर्मजोशी से डांटा। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसका दिल मिठास से भर गया। तांग क्विन को उन सभी बैगों और सेबों के डिब्बे के साथ देखकर, एक महिला का भावनात्मक पक्ष देखकर लिन जियाक्स्यू को प्यार और दुलार का एहसास हुआ। बिल्कुल नहीं, यह बेकार नहीं है, हम इन्हें खा लेंगे। यह बेकार कैसे हो सकता है? तांग किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लिन जियाक्स्यू को देखकर उसे राहत मिली। लियू कियान के साथ उसके लेन देन ने उसे फंसने का डर सताता रहा था। उसे डर था कि कहीं एक दिन पुलिस आ न जाए, उसे सजा न सुना दे और उसके परिवार की बदनामी न हो जाए। लेकिन अब लिन जियाक्स्यू को देखकर उसे किसी भी चीज का डर नहीं था।
वह आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे पक्का यकीन था कि वह हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकता है। उसे ऐसा लगता था मानो लिन जियाक्स्यू ही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। जब भी वह थका होता, उसे देखते ही उसकी ऊर्जा वापस आ जाती और उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं गायब हो जाती। लिन जियाक्स्यू ने सेब से भरा डिब्बा लिया और घर में वापस चला गया। वह, जिसका दिल पहले से ही तांग किंग का था, ने देखा कि वह पहले की तुलना में शांत था। हालांकि उसकी स्त्री अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि तांग क्विन की उसके प्रति भावनाएं गहरी हो गई थीं। इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तांग क्विन के व्यवहार को पढ़ाई के तनाव का नतीजा नहीं माना। मासिक परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा। इस बार मेरा स्कोर तुम्हें जरूर चौंका देगा। तांग किंग लिन जियाक्स्यू के पीछे पीछे घर में गया और मन ही मन सोचा, इस जिंदगी में मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लिन जियाक्स्यू का सपना त्सिंगुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय में जाना नहीं था, लेकिन मैजिक सिटी में फूडन यूनिवर्सिटी। उसने असल में तांग किंग की देखभाल के लिए ही एक स्थानीय विश्वविद्यालय में आवेदन किया था। उसे यह बात तब पता चली जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे यह बात उसकी डायरी में मिली। इस एहसास ने तांग किंग को अपराध बोध से भर दिया था। इस जीवन में उन्होंने फुडान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने और उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करने का संकल्प लिया। जब भी वह इस बारे में सोचता, लिन जियाक्स्यू के प्रति उसका प्यार और भी मजबूत हो जाता। ऐसी पत्नी पाने के लिए एक पति इससे अधिक और क्या चाह सकता है? क्या ऐसा है? बहुत बढ़िया। लीजिए। लिन जियाक्स्यू ने तांग किंग को पानी का गिलास दिया। तुम्हारा क्या हाल है? मासिक परीक्षा में तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहा? तांग किंग ने पानी लिया और एक घूंट लिया। हमेशा की तरह ही। लिन जियाक्स्यू ने टीवी चालू किया और सोफे पर बैठ गया। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तांग किंग भी लिन जियाक्स्यू के बगल में बैठ गई। बेशक वह समझ गया कि लिन जियाक्स्यू का हमेशा की तरह ही से क्या मतलब था। हमेशा की तरह यह विलक्षण प्रतिभा है। इस हफ्ते हमें कोई होमवर्क नहीं करना है। टीचर ने हमें अच्छी तरह आराम करने और जल्द ही और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहने को कहा है। लिन जियाक्स्यू ने चैनल बदलते हुए आखिरकार एक म्यूजिक चैनल पर आकर रुक गया। इस समय टेरेसा टेंग का स्वीट हनी बज रहा था। कुछ देर सुनने के बाद तांग किंग ने लिन जियाक्स्यू का हाथ पकड़कर अपने पैर पर रख दिया। वह लगातार उसके हाथ को सहलाता रहा, उसकी मुलायम कोमलता को महसूस करता रहा। तांग किंग के दिल में कोई वासना नहीं थी, उसे बस शांति का अनुभव हुआ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह उसका अभयारण्य था। लिन जियाक्स्यू को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके लिए हाथ पकड़ना आम बात थी। कभी कभी तो तांग किंग चुपके से एक चुंबन भी ले लेती थी। 11 साल की उम्र के बाद तांग क्विन काफी ज्यादा व्यवहार कुशल हो गई और अक्सर उसे घूरती रहती। हालांकि एक बाल जितनी सूक्ष्म, तांग क्विन ने कई अंतर देखे, फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। जब तक तांग क्विन उसे प्यार करता रहा, बस इतना ही काफी था। क्या हम खरीदारी करके आपके लिए कुछ कपड़े खरीदे? तांग क्विन, जो कुछ देर से लिन जियाक्स्यू के हाथों से खेल रही थी, ने प्रस्ताव रखा। अब वह अपना पैसा खुद कमा रहा था। वह अपने पिछले जन्म के एक सपने को पूरा करना चाहता था। अपने पिछले जन्म में उसने लिन जियाक्स्यू के लिए कभी कोई महंगी चीज नहीं खरीदी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जब तक वह पैसे कमा पाता, उसके पास कोई मौका नहीं बचता। उसके मन में इसकी भरपाई करने की गहरी इच्छा थी। मेरे पास कपड़े हैं और क्यों खरीदूं? क्या बर्बादी है? लिन जियाक्स्यू ने धीरे से उसके बालों से खेलते हुए कहा। सच में उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या पहने। जब तक तांग किंग का यही इरादा था, वह संतुष्ट थी। यह बेकार नहीं है। मैं तुम पर चाहे जितना भी पैसा खर्च करूं, यह बेकार नहीं है, तांग किंग ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे होंगे और तुमने शायद ज्यादातर पैसे खर्च कर दिए होंगे। बाकी पैसे बचा लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इन्हें किफायत से खर्च करना। लिन जियाक्स्यू हंसा। मैं? तांग किंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। कितनी सौम्य और गुणवान महिला है। वह उससे बहुत प्यार करता था। तांग किंग ने गहरी सांस ली और भावनाओं के कारण रोने की इच्छा को दबा दिया। इस पल उसे एक औरत जैसा महसूस हो रहा था, जो इतनी आसानी से भावुक हो जाती है। हालांकि लिन जियाक्स्यू को अपने साथ उसकी कोमलता के बारे में सोचकर उसे अब पुरुष या महिला होने की परवाह नहीं थी। तुम्हारे रोने का एकमात्र कारण यह है कि तुम पहले कभी इतने भावुक नहीं हुए। चलो खरीदारी करने चलें। मैंने हाल ही में एक बड़े आदमी की मदद की थी और उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। देखो, मैंने यह मोबाइल फोन खरीदा है। बहुत सुंदर है। इसकी कीमत कितनी है? लिन जियाक्स्यू आश्चर्यचकित दिखाई दी क्योंकि उसने तांग किंग का फोन स्वीकार कर लिया और उसके साथ खेलने लगी। ओह, 6000 से ज्यादा, तांग किंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। वह सचमुच अपने सामने खड़ी महिला को धोखा नहीं देना चाहता था।
सिस्टम वाली बात के अलावा वह किसी को सिस्टम के बारे में नहीं बताता था। सामान्य रहना ही सबसे अच्छा था। कूल दिखना, दिखावा करना, यहां तक कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना भी ठीक था। लेकिन कभी भी अजीब मत बनो, अन्यथा कोई अच्छा अंत नहीं होगा। 6,000 से ज्यादा, बहुत महंगा। अगली बार जब तुम्हारे पास पैसे हों तो बचा कर रखना। जब त्योहार आएंगे तो तुम अपने चाचा चाची के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीद सकोगे। इस तरह खर्च करना अफसोस की बात है, लिन जियाक्स्यू ने कहा। यह शब्द सुनकर तांग किंग खुद को रोक नहीं सका और लिन जियाक्स्यू को गले लगा लिया। वह बहुत प्रभावित हुआ। यह महिला जो हमेशा उसके बारे में सोचती है, उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे यह जीवन मिला है। लिन जियाक्स्यू को भी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसने भी आज्ञाकारी ढंग से तांग किंग को गले लगा लिया। उसे याद आया कि लिन जियाक्स्यू ने उसे गले लगने और चूमने की इजाजत तो दी थी, लेकिन उसके हाथ को बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी थी। पारंपरिक सोच के साथ लिन जियाक्स्यू ने साफ कर दिया था कि वह उसे सिर्फ तभी छू सकता है जब वे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। इसलिए तांग किंग ने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चुंबन में कोई समस्या नहीं थी, वे बचपन से ही यह खेल खेलते आए थे। पुनर्जन्म के बाद से उसने अभी तक अपनी प्रेमिका को चूमा नहीं था। यह सोचते हुए तांग किंग ने लिन जियाक्स्यू को छोड़ दिया और उसे अप्रत्याशित रूप से चूम लिया। शुरुआत में लिन जियाक्स्यू ठिठक गई, सहज रूप से विरोध करने लगी, लेकिन वह जल्दी ही रुक गई। इस समय मौन सबसे जोरदार था। स्नो, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मेरे पास पैसे हैं। उस आदमी ने मुझे कुछ और पैसे उधार दिए हैं। मैंने एक रेस्टोरेंट में निवेश किया है, वह ली काई के पिता का है। अब से शायद मुझे हर महीने काफी पैसे मिलेंगे। मेरे लिए पैसे मत बचाना। लगभग 10 मिनट तक सहलाने के बाद तांग क्विंग ने धीरे से कहा, उसकी बाहों में जो प्यार है, उसे उसके बारे में कुछ बातें जानने का हक है। उन्हें धीरे धीरे स्वीकार करना चाहिए, वरना बाद में जब बात बड़ी हो जाएगी तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मासिक कितना मिलता है? लिन जियाक्स्यू ने सुनते ही पूछा। मुझे अभी तक यकीन नहीं है, शायद 50 या 60 हजार के आसपास, तांग किंग ने हंसते हुए कहा। इतना? यह मेरे माता पिता की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। लिन जियाक्स्यू ने अपना मुंह ढक लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्रेमी की मासिक आय उसके परिवार की वार्षिक आय से भी ज्यादा होगी। जाहिर है, मैं तो बस एक मामूली शेयरधारक हूं। कुल निवेश लगभग 10 लाख का है। महीने में कुछ हजार की कमाई ज्यादा नहीं है, तांग किंग ने समझाया। इसे अभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, लिन जियाक्स्यू ने समझाया। स्नो, याद रखना, जो मेरा है वो तुम्हारा है। चाहे मैं तुम पर कितना भी खर्च करूं, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। तांग किंग ने प्यार से लिन जियाक्स्यू को देखा और कहा। हम्मा, लिन जियाक्स्यू ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो चलो अब खरीदारी करने चलें। ठीक है, मैं पहले अपने कपड़े बदल लेती हूँ। इस बार लिन जियाजू ने मना नहीं किया। बेशक उसे इस बात की खुशी थी कि उसका प्रेमी उसके लिए कपड़े खरीदेगा, लेकिन उसने पहले ही मन बना लिया था कि बाद में कुछ सस्ता खरीदेगी। लिन जियाक्स्यू अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में लौट आई और तांग किंग लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। आप किस बारे में सोच रहे हैं? तांग क्विंग मन ही मन एक उज्ज्वल भविष्य की योजना बना ही रहा था कि लिन जियाक्स्यू की आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। ऊपर देखते हुए उसने महसूस किया कि एक सुंदर हाथ उसके सामने लहरा रहा था। तांग किंग ने ऊपर देखा। लिन जियाक्स्यू ने एक साफ सफेद वन पीस लंबी ड्रेस पहन रखी थी। तांग किंग को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसे कोई परी दिख रही हो। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे और एक तरफ रखे हुए थे। बिना किसी सजावट के अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके स्वभाव का वर्णन कैसे करे। बहुत सुंदर। तुमने यह ड्रेस कब खरीदी? तांग किंग की आंखें चमक उठीं। पिछले हफ्ते। मैंने इसे बाजार में यूं ही देखा था और सोचा कि बुरा नहीं है, इसलिए खरीद लिया, लिन जियाक्स्यू ने धीरे से कहा। तांग किंग की नजरों में उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो फिर चलें, तांग किंग कहने के लिए खड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पैदल चलने वालों वाली सड़क पर आ गए। लिन जियाक्स्यू तरह तरह के कपड़े पहनकर देख रहा था। पिछले जन्म में उसके पास पैसे नहीं थे और लिन जियाक्स्यू सिर्फ स्टॉल का सामान ही खरीद पाता था। इस जन्म में उसे इसकी भरपाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। शुरुआत में उसने जो भी पहना, लिन जियाक्स्यू ने कहा कि उसे वह पसंद नहीं आया। तांग किंग को धीरे धीरे चाल समझ आ गई। लिन जियाक्स्यू को लगा कि यह बहुत महंगा है और वह कुछ पैसे बचाना चाहता था। लिन जियाक्स्यू की सोच चाहे जो भी हो, अगर तांग किंग को यह अच्छा लगता है तो वह इसे खरीद लेगा। आखिरकार लगभग 5,000 खर्च करने के बाद लिन जियाक्स्यू ने खरीदारी जारी रखने से इनकार कर दिया। बाद में तांग क्विंग ने उसे एक मोबाइल फोन खरीदने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उसने कहा कि फोन उसकी पढ़ाई से ध्यान भटकाएगा। इसलिए तांग किंग को हार माननी पड़ी। खरीदारी के बाद दोनों किंग नदी के किनारे टहलते हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। आखिर इतनी बातें करने की क्या जरूरत थी?
एक दूसरे का प्यार ही काफी था। अध्याय 46 अध्याय 44 में भी यह कर सकता हूं, सिफारिशें मांगी जा रही हैं। 15 नवंबर सोमवार। पूरे स्कूल के शिक्षकों द्वारा एक दिन की जल्दबाजी में ग्रेडिंग के बाद तृतीय मासिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। बिल्कुल, यह कोई ऐसा काम नहीं था जो एक ही दिन में हो जाए, बल्कि परीक्षा के 2 दिनों में ही ग्रेडिंग शुरू हो जाती थी। शिक्षक हर दिन 7 या 8 बजे तक अंक देते थे, वरना वे सारा काम करते करते पागल हो जाते। प्रातःकाल टांग किंग थोड़े उत्साह के साथ स्कूल पहुंची। यहां तक कि मध्य आयु के करीब पहुंच चुके व्यक्ति को भी परीक्षा के परिणाम का सामना करते समय थोड़ी घबराहट महसूस होगी, ठीक वैसे ही जैसे काम करने के बाद मूल्यांकन या पदोन्नति होती है। अपनी उपलब्धियों के इस तरह के मूल्यांकन और समीक्षा का सामना करते हुए कोई भी उदासीन नहीं रहेगा। भले ही उसे पता हो कि वह असफल होगा, फिर भी वह न्याय की प्रतीक्षा करने की मानसिकता पर अड़ा रहेगा। जो लोग परवाह नहीं करते वे सिर्फ नाटक कर रहे हैं। असाइनमेंट जमा करने के बाद जल्द ही सुबह के स्वाध्ययन सत्र का समय आ गया। इस प्रकार का सुबह का स्वाध्ययन केवल 30 मिनट का होता है। यह कोई सामान्य कक्षा सत्र नहीं है, नहीं, यह बोर्डर के सुबह के स्वाध्ययन जैसा है। यह आमतौर पर चीनी, गणित और अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि कभी कभी इसके अपवाद भी होते हैं। सोमवार की सुबह का स्वाध्ययन स्वाभाविक रूप से कक्षा अध्यापिका शेन मेई द्वारा किया जाता है। यह स्कूल का नियम है, खासकर नए हफ्ते के लिए, ताकि शिक्षक को काम सौंपने या दूसरे काम निपटाने में आसानी हो। हालांकि शेन मेई अभी तक नहीं आई है, इसलिए छात्र फुसफुसा रहे हैं और समूहों में अपने ग्रेड पर चर्चा कर रहे हैं। जिनके पास अंदरूनी जानकारी है वे अफवाहों को आग की तरह फैला रहे हैं। अफवाहें उड़ रही थीं, जिससे हर कोई उलझन में था। इस स्वाध्ययन सत्र के दौरान घोषित परिणाम कुल अंक और रैंकिंग थे। परंपरा के अनुसार गणित की परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए जाने थे। अन्य विषयों के परिणाम संबंधित शिक्षकों के हाथों में थे। इन्हें कक्षा के समय में दिया जाएगा। डिंग डिंग डिंग, कक्षा शुरू होने की घंटी अचानक बजी। छात्रों ने तुरंत बोलना बंद कर दिया। वे सीधे बैठे थे, उनकी नजर कक्षा के दरवाजे पर टिकी थी। दरवाजा खुला था और कुछ ही सेकंड बाद कक्षा शिक्षिका शेन मेई शिक्षण सामग्री का एक बंडल और गणित के पेपरों का एक बैरल के आकार का ढेर लेकर मंच पर दाखिल हुई। एक बार उसने सामग्री को पोडियम पर रख दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। उन्होंने छात्रों की प्रतिक्रियाओं पर संक्षेप में गौर किया। छात्रों की उत्सुक निगाहों को अपनी ओर घूरते और अंक घोषित करने का इंतजार करते देखकर शेन मेई हंस पड़ी। ज्ञान की प्यास रखने वाला छात्र ही अच्छा छात्र होता है। अगर वे किसी भी चीज की परवाह करना छोड़ दें तो उसे बहुत चिंता होगी। शेन मेई एक गंभीर शिक्षक हैं, लेकिन आज उसका मूड बहुत अच्छा था। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुई और मंच पर कदम रखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। जैसे ही उसने अपने छात्रों के चेहरों को देखा, उसकी नजर अचानक टांग किंग पर पड़ी। टांग किंग ने जोर से गला घोंट दिया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि आमतौर पर टालमटोल करने वाली क्लास टीचर की आंखों में उत्साह और हैरानी का भाव था। छात्रों, इस मासिक परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और आप में से कई लोगों ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप में से कुछ ने काफी प्रगति की है, इससे मुझे आश्चर्य और खुशी हुई। इस बार हमारा औसत स्कोर कक्षा 9 से भी ज्यादा रहा और हमने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। मुझे बहुत गर्व है, लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए और जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें अपना प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए। वह कुछ देर के लिए रुकी। शेन मेई ने कक्षा में चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर घोषणा की, हमारी कक्षा के 5 छात्रों ने असाधारण परिणाम प्राप्त किए हैं और पूरे स्कूल में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया है। आइए इन छात्रों के लिए हार्दिक बधाई दें और आशा करें कि वे इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और हमारी कक्षा को गौरवान्वित करेंगे। तालियों का एक हल्का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब शांत हो गया। जहां तक टॉप 10 में 5 लोगों के आने की बात है, क्लास टीचर शेन मेई को छोड़कर बाकी सभी ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यह उनका काम नहीं है, उन्हें तो अपने नतीजों की ज्यादा चिंता है। तालियों के बाद सभी छात्र शेन मेई की ओर देख रहे थे और उसके अगले भाषण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे पुरानी बातों से थक चुके हैं। नीचे परिणामों की घोषणा करना मुख्य बिंदु है। इसके बाद मैं हमारी कक्षा के लिए इस मासिक परीक्षा के कुल अंक और स्कूल रैंकिंग की घोषणा करूंगी। शेन मेई ने अपनी शिक्षण सामग्री से एक ग्रेड शीट निकाली और ऊपर से नीचे तक परिणाम पढ़ना शुरू कर दिया। प्रथम लियू शुशेंग कुल 697 अंक, पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर। दूसरा वांग यान कुल 690 अंक, पूरे स्कूल में तीसरा स्थान। तीसरा जियोंग जुन कुल 673 अंक, पूरे स्कूल में 7वें स्थान पर। चौथा सुनहुई कुल 665 अंक, पूरे स्कूल में 9वां स्थान। प्रथम कुछ रैंक आश्चर्यजनक नहीं थे।
ये अव्वल छात्र हमेशा कक्षा में शीर्ष 20 में होते थे, इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। फिर शेन मेई फिर रुकी और जानबूझकर तांग किंग की ओर देखा, जो शांति से उसकी घोषणा सुन रही थी। 5वां। तांग क्विन कुल स्कोर 661, पूरे स्कूल में 10वां स्थान। अभी अभी छात्रों ने सोचा था कि कक्षा में कोई ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर 10वें से 20वें नंबर के बीच आता है, टॉप 10 में आ गया है, जो उम्मीद के मुताबिक ही होगा। लेकिन तांग किंग, वह इतनी आसानी से टॉप 10 में आ गया। कक्षा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। तभी उसमें विस्फोट हो गया। क्या? तांग किंग, यह वह कैसे हो सकता है? वह कैसे संभव है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह पहली मासिक परीक्षा में 100वें रैंक से आगे था। उसने इसे गलत पढ़ा होगा। घोषणा के बाद कक्षा में चर्चा की लहर दौड़ गई। छात्र आश्चर्यचकित थे और संदेह से भरे स्वर में बोल रहे थे। हर परीक्षा से पहले 10-20 पायदान ऊपर चढ़ना तो उन्हें समझ में आता था, लेकिन 100 पायदान ऊपर चढ़ना नामुमकिन सा लगता था। आखिरकार सिर्फ वे ही नहीं पढ़ रहे थे और बेहतर नहीं हो रहे थे। हर कोई प्रतिस्पर्धा कर रहा था, मानो कोई 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहा हो। 1 सेकंड देर से और इसे पकड़ना कठिन होगा। फिर भी तांग किंग ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। बेशक उनके आश्चर्य के अलावा 2 लोग बहुत खुश थे। एक वांग यान थी, जो अपने पसंदीदा व्यक्ति के बेहतरीन नतीजों से बहुत खुश थी। दूसरी ली काई थी, जो तांग किंग को सचमुच अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उनके दोस्त के ऊंचे अंकों को देखते हुए उन्होंने जो शर्त लगाई थी वह महत्वहीन लग रही थी। उनके आपसी सम्मान को जीत या हार से नहीं नापा जा सकता था, यह सब मजाक में था। शांत। कक्षा में तुरंत सन्नाटा छा गया। वे सभी स्पष्टीकरण के लिए शेन मेई की ओर मुड़े, लेकिन बातचीत के बाद वे तथ्यों को स्वीकार करने लगे। आखिरकार तांग किंग को उस मुश्किल समस्या को सुलझाए ज्यादा समय नहीं हुआ था। कोई और आश्चर्य इतना चौंकाने वाला नहीं होता। शेन मेई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आइए इस मासिक परीक्षा में तांग क्विन के उत्कृष्ट प्रदर्शन की हार्दिक और सच्ची सराहना करें। उसने काफी सुधार किया है और 100 से ज्यादा स्थानों की छलांग लगाकर आगे बढ़ गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचे हैं। आपकी रैंकिंग और स्कोर में अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और यह खुश होने वाली बात है। कड़ी मेहनत करते रहो। शायद हमें चकित करने वाला अगला व्यक्ति तुम में से ही कोई होगा। कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, बस बेहतर होता है। तांग किंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए और भी आश्चर्यचकित करोगे और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जैसा कि क्लास सलाहकार से उम्मीद थी। एक विस्तृत प्रशंसात्मक और शिक्षाप्रद भाषण के बाद छात्रों में तुरंत यह एहसास भर गया कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, यह एक तरह से लड़ने का जज्बा था। समाप्त। विचारशील छात्रों को देखकर शेन मेई को भाषण देने की अपनी क्षमता की प्रशंसा हुई। यह किसी भी कक्षा सलाहकार के लिए एक बुनियादी कौशल था। अगर वे अपने छात्रों को प्रेरित नहीं कर सकते तो वे एक अच्छे सलाहकार नहीं बन सकते। हालांकि चूंकि उसका व्याख्यान बहुत लंबा था, इसलिए छात्र शुरुआत में तालियां बजाना भूल गए थे। उनके मन में एक उत्सुकता भरी लहर दौड़ गई, यहां तक कि शेन मेई भी इसे भूल गई। लेकिन उस छात्र तांग किंग और उसके बगल में बैठा छोटा सा अव्वल छात्र वांग यान उसकी मीठी मीठी बातों से कैसे प्रभावित हो सकते थे। वांग यान पर अजीब सा भाव हावी हो गया और वह मुंह ढककर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। पब फ्यूचर विज्ञापन। जहां तक ली काई का सवाल है, वह भी इस भ्रम में डूबा हुआ था कि वह भी ऐसा कर सकता है। शेन मेई के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। इस मासिक परीक्षा में उनकी कक्षा ने स्कूल में शीर्ष 10 स्थानों में से 5 स्थान प्राप्त किए, पिछली बार से 2 ज्यादा। इस उपलब्धि के साथ जब तक यह बरकरार रही, वह सोच सकती थी कि उसका वार्षिक बोनस काफी अच्छा होगा, और अगर राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक भी यह बरकरार रहा तो क्या होगा। शेन मेई को उम्मीद नहीं थी कि इस परीक्षा में तांग क्विन स्कूल में शीर्ष 10 में जगह बना पाएगी। प्रथम मासिक परीक्षा के दौरान उन्हें शीर्ष 150 स्थानों से बाहर स्थान दिया गया। 830 से अधिक वरिष्ठ हाई स्कूल छात्रों में से वह उत्कृष्ट नहीं था। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह औसत से ऊपर था, क्योंकि शीर्ष 100 से बाहर होने से उसके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 100 से बाहर होना एक बड़ा बदलाव था, यानी उपलब्धि के 2 बिल्कुल अलग स्तर। हालांकि शेन मेई को यह नहीं पता था कि तांग क्विन शीर्ष 150 से बाहर से शीर्ष 10 तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई, लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता था, उनकी कक्षा में एक और शीर्ष छात्र शामिल हो गया था। उस समय उनका निर्णय सही था। अगला। शेन मेई के मुंह से एक एक करके अंक पढ़े गए। ली काई के पास पहुंचकर वह उसकी तारीफ करने के लिए रुकी। ली काई ने भी इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और उसकी प्रगति में काफी प्रगति हुई थी।
कक्षा में उसका 15वां और वार्षिक स्तर में 80वां स्थान था। उनकी प्रगति काफी अच्छी थी। हालांकि यह तांग किंग की प्रगति के आगे फीका पड़ गया, लेकिन वह प्रचार के लिए भी बेहतरीन सामग्री थे। जितने ज्यादा बदलाव होते, शिक्षक उतने ही खुश होते। अगर कक्षा के अंक स्थिर रहते, जिससे उन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती, तो अब यह परेशानी का सबब बन जाएगा। अंक पढ़े जाने के बाद गणित के पेपर बांटने का समय आ गया। उसने नाम पुकारे और छात्र एक एक करके सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक अपने अपने पेपर लेने आए। तांग किंग को कुल 132 अंक मिले, जो लगभग उसके अपने अनुमान के बराबर थे। जब तांग किंग अपना पेपर लेने गया, सभी छात्र उसे तरह तरह की नजरों से देख रहे थे। प्रशंसा भरी, तिरस्कार भरी, नाराजगी भरी, सराहना भरी और यहां तक कि मुग्ध भी। इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने से तांग किंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। सिर झुकाए, हृदय केंद्रित रखते हुए वह मंच से चले गए। उनकी कक्षा में कई छात्र थे और थोड़ी देर बाद कुल संख्या 56 हो गई। प्रारंभिक स्वाध्ययन अवधि समाप्त होने से ठीक पहले शेन मेई ने सभी छात्रों के पेपर वितरित कर दिए थे। 10 मिनट का ब्रेक। पहला पीरियड शेन मेई की भी क्लास का था, इसलिए वह ऑफिस वापस नहीं गई, बल्कि पोडियम पर ही बैठकर पेपर्स की समीक्षा करती रही। आखिर परीक्षा के बाद क्लास तो होती नहीं, बस एक ही प्रोजेक्ट होता है, पेपर्स की समीक्षा। जिन लोगों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, वे स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने तथा अपने ग्रेड को बनाए रखने की योजना बना रहे थे। जिन लोगों ने खराब प्रदर्शन किया, वे बेचैन थे। उन्हें अपने परिवार का सामना करने और शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले होमवर्क के ढेर से डर लगता था। उनके शिक्षक की एक अच्छी आदत थी, अगर कोई मुश्किल सवाल गलत होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आसान सवाल गलत होता तो माफ कीजिए, उन्हें ज्ञान के बिंदु या सवाल को 10-20 बार दोहराना पड़ता। पूरे स्कूल में शीर्ष 10 स्थान पर आने वाले छात्र अपवाद थे। इन छात्रों के प्रति शिक्षकों का रवैया था, जो करना चाहिए वो करो। अगर तुम्हारे नंबर गिर गए तो माफ करना, लेकिन तुम्हें भी नकल करनी पड़ेगी। शिक्षकों का मानना था कि इस तरह का भेदभाव अव्वल छात्रों को अपनी रैंक बनाए रखने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार दूसरों को नकल करते देखना एक बात है, लेकिन अगर उन्हें भी इसमें शामिल होना पड़े तो वे निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से इसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे। अध्याय 47, अध्याय 45। आपके पास एक पूछ है, सिफारिशें मांग रहे हैं। 1। पहली कक्षा खत्म हो गई थी। ली काई तुरंत वहां पहुंचे। वह तांग किंग से इसके बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े तांग, तुम इतने अच्छे अंक कैसे ला पाए? मुझे अपनी तरकीब बताओ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर अभी तक बहुत कम प्रगति कर पाया हूं, ली काई ने तांग क्विन के सामने बैठते हुए उत्सुकता से पूछा। इस बार उसने सचमुच बहुत बड़ा सुधार किया था, लेकिन वह तांग किंग के साथ तुलना नहीं कर सकता था। आप जितना ऊपर जाएंगे, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। 200 अंकों से 400 अंकों तक सुधार करना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन 680 अंकों से 700 तक सुधार करना उतना मुश्किल नहीं है। बाद के चरण में प्रत्येक अंक हासिल करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। यह आईक्यू में अंतर का मामला है, जिसे सीखा नहीं जा सकता, तांग किंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वो इसे कैसे समझा सकता था? खूब पढ़ाई करो और हर दिन आगे बढ़ते रहो। ली काई शायद इसके लिए उसका मजाक उड़ाए। तो बेहतर है कि पहले तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए, यही तो बुद्धिमत्ता है। हाँ, बुद्धिमत्ता का दिखावा ऐसे ही किया जाता है। तो फिर तुम पहले मेरे जैसे क्यों थे? मैंने तो सोचा भी नहीं था, ली काई ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा। बेटे, हम भाई हैं। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होना मुश्किल है। तुम पर शक किया जाता है और ईर्ष्या की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हो रहा है। इसीलिए मैं चुप रहता हूं। तांग किंग ने ली काई के कंधे पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा। तुम क्या तुम मुझे मार डालोगे? जब तक तुम मुझे मार नहीं डालते, क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलती? ली काई ने तांग किंग का हाथ झटकते हुए पलटवार किया। यह बिल्कुल अपमानजनक था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। सच तो यही था। तांग किंग चाहे जो भी कहे, उसके पास कोई न कोई वजह जरूर थी। आखिरकार इतिहास विजेता ही लिखता है। चूंकि मेरे अंक तुमसे ज्यादा हैं, इसलिए मैं जो भी कहता हूं वह सच होता है। जब मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसा होगा, तो लोग मेरी बात सुनेंगे, मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरा अनुसरण करेंगे। यदि आप एक भिखारी अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं और अलीबाबा को पलटने और टेंसेंट को रौंदने के बारे में बात करते हैं, हाँ, बेहतर होगा कि पुलिस को बुलाओ। वांग यान, जो किनारे पर खड़ी थी, उन दोनों लड़कों को बहस करते देख जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। वह जानती थी कि वे बस मजाक कर रहे थे। ली काई का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन फिर भी उसे हर बार मजा आता था।
वह उस पर ऐसे झपटा जैसे पतंगा आग की ओर झपटा हो। यह सोचना भी मजेदार था। तुम्हारे बचे खुचे घमंड की भरपाई के लिए मैं रविवार रात तुम्हें दावत दूंगा। कराओके का खर्च तुम उठाओगे। तांग किंग ने फिर चुटकी ली। उसने लियू कियान का डायमंड कार्ड उधार लिया। कभी भी मुफ्त भोजन को नजरअंदाज न करें, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो दिखावा करें। पब फ्यूचर विज्ञापन। मैं पहले खाऊंगा और बाद में इस बारे में बात करूंगा। बेशक वह जानता है कि लियू कियान को उसके किसी भी खर्च के बारे में पता होगा, मगर इससे क्या? उनका रिश्ता जितना मजबूत होता है, लियू कियान उतना ही आश्वस्त होता है। अगर उसने कभी लियू कियान का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया होता तो लियू कियान को चिंता होती। जब दोनों पक्षों में से कोई भी यह समझ नहीं पाता कि किस पर किसका कर्ज है, तो उनका रिश्ता सबसे मजबूत होता है। कोई जरूरत नहीं। खाने का खर्च भी मैं ही दूंगा। अगर मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं तो मेरे पिताजी मुझे जरूर पैसे देंगे, ये काई ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने सोचा था कि तांग किंग उन्हें किसी फुटपाथ वाले रेस्टोरेंट में दावत देने वाली है, इसलिए वह तुरंत मान गया। ठीक है, पढ़ाई में लग जाओ। अगली बार जीतने का मौका मिलेगा, तांग किंग ने मुस्कुराते हुए प्रोत्साहित करते हुए कहा। मजाक छोड़ो, जरूरत पड़ने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं अपनी गलतियां सुधारने जा रहा हूं, ली काई ने गुस्से से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वे चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि छात्र इन दिनों काफी व्यस्त होंगे। पेपर पढ़ाने और कक्षाएं न देने के अलावा जो लोग अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, उन्हें आमतौर पर इन कुछ दिनों में कोई गृह कार्य नहीं करना पड़ता है। तांग किंग को भी यह विशेषाधिकार मिला। दर्जनों बार प्रश्नों को कॉपी करने का रोमांच इतना जबरदस्त था कि वह इस विचार से ही सिहर उठे। मैं वास्तव में आपके रिश्ते से ईर्ष्या करता हूं, ली काई के जाने के बाद वांग यान ने मुस्कुराते हुए तांग किंग से कहा। क्या तुम्हारा कोई सबसे अच्छा दोस्त नहीं है? ईर्ष्या की क्या बात है? उसे याद आया कि हाई स्कूल में वांग यान की एक सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे नहीं पता था कि वह अब कहाँ है, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसी शहर में थी और बाद में बीजिंग के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, जो काफी दूर था। उन्होंने उसे सार्वजनिक रूप से केवल कुछ ही बार देखा था। अभी तक तो उसे यह भी याद नहीं था कि वह कैसी दिखती थी। इस कक्षा में वांग यान की वास्तव में कोई करीबी महिला मित्र नहीं थी। वह हमेशा अकेली रहती थी। अगर उसे भविष्य में वांग यान के चरित्र के बारे में जानकारी न होती तो वह सोचता कि उसे ऑटिज्म है। मेरे पास एक है, लेकिन वह बहुत दूर रहती है। मैं उसे सिर्फ सप्ताहांत में ही देख पाता हूँ। पढ़ाई के व्यस्त कार्यक्रम के कारण हम 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं मिले हैं, वांग यान ने सोचते हुए कहा। ओह कोई बात नहीं, भविष्य में हमारे साथ और अधिक समय बिताना, तांग किंग ने सांत्वना दी। अब जबकि उसने अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझा लिया था, वह किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दोस्त होने से उस पर कोई बोझ नहीं पड़ा। वांग यान के स्वभाव को देखते हुए, जब तक लिन जियाक्स्यू आसपास है, वह अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। वह एक समझदार और पारंपरिक महिला है। उसने एक बार उससे कहा था कि वह घर तोड़ने वाली नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, वांग यान ने तुरंत खुशी से जवाब दिया। उसने अपने और तांग किंग के बीच किसी भी तरह की कोई बात नहीं चाही। अगर तांग किंग उसके लिए लिन जियाक्स्यू को छोड़ देता तो वह उससे घृणा करती। वह बस तांग किंग के साथ रहना चाहती थी। उसे बस इतना चाहिए था कि तांग किंग उसे नापसंद न करे। शेष दिन परीक्षा पत्र वितरित करने, उन्हें एकत्रित करने तथा उन पर चर्चा करने में व्यतीत हुआ। नतीजतन अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध तांग किंग शिक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वे सभी तांग किंग की परीक्षा लेना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने उसे मंच पर बुलाया। पहले तो उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन पहली बार के बाद अब वह घबराया नहीं था। अंकल के सोचने के तरीके के साथ साथ उनकी भाषा व्यवस्था भी अच्छी थी। उनके स्पष्टीकरण पर शिक्षक बार बार सहमति और प्रशंसा में सिर हिलाते थे। ट्यूशन पढ़ाना एक कौशल है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी चीज को समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे सबको समझा सकते हैं। उसे समझाना कोई आसान काम नहीं है, और यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र उनकी अलग अलग समझ के स्तर को देखते हुए उसे समझें। तांग किंग ने समस्या समाधान की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पढ़ाया तथा इसे शिक्षा का सबसे बुनियादी स्तर माना। तब तांग किंग ने एक त्रासदी का अनुभव किया। चीनी भाषा को छोड़कर, जिसमें वह फेल हो गया था, अन्य कक्षाओं में लगभग 5वां हिस्सा विषयों को उसने समझाया था। शिक्षक को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। एक तरफ इसने सबको तांग किंग की क्षमता दिखाई और दूसरी तरफ कमजोर छात्रों को भी उसकी कमजोरी का एहसास हुआ। तांग किंग को अपनी समस्या समाधान विधियां और तकनीकें साझा करने का भी मौका मिला। इससे एक ही तीर से 3 निशाने साधे गए और शिक्षक की ऊर्जा भी बची। तांग किंग अधीर नहीं था। उनके अनुसार अगर आप किसी अवधारणा का अध्ययन और उसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसे दूसरों को समझाना ही सबसे अच्छा तरीका है।
बार बार दोहराने से यह एक त्वरित अध्ययन तकनीक बन जाती है। जब आप इसे कुछ बार समझाते हैं, मूलतः आप इस ज्ञान बिंदु को थोड़े समय में नहीं भूलेंगे। तो तांग किंग को पता था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने एक सुपर टॉप छात्र की अध्ययन तकनीक के बारे में सुना था, जिसमें घर पर एक ब्लैकबोर्ड स्थापित करना, यह दिखावा करना कि उसके नीचे छात्र हैं और फिर शिक्षक के दृष्टिकोण से हवा को पढ़ाना था। यह विधि अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी। इससे ज्ञान को बनाए रखने में मदद मिली। वे कई वर्षों तक स्कूल में नंबर 1 छात्र रहे और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद ही उन्होंने इस पद्धति को जनता के साथ साझा किया। हालांकि अंततः यह व्यापक नहीं हुआ, या शायद लोग इसे बिना बताए ही इसका अभ्यास कर रहे थे और इसके लाभों का आनंद ले रहे थे। तांग किंग ने अब इस पर ध्यान नहीं दिया। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुका था और उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस व्याख्यान के माध्यम से तांग किंग की योग्यताओं को पूरी कक्षा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। उन्होंने तांग किंग के अंकों को भी बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लिया और अब कोई संशयवादी आवाज नहीं थी। यही तो छात्र हैं, अगर आप कुछ जानते हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, अगर नहीं तो आप हीन हैं। ऐसे ही तांग किंग ने इस दिलचस्प दिन का अंत किया। तांगतांग वापस आ गया है, इस परीक्षा में तुमने कितने अंक प्राप्त किए हैं, मुझे देखने दो। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी चाची पहले ही लौट चुकी थीं। प्राइमरी स्कूल जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए उसके चचेरे भाई बहन पहले ही लौट आए थे और अपने कमरों में होमवर्क कर रहे थे। बस उसके बड़े चचेरे भाई की मासिक परीक्षा का परिणाम पता नहीं था। ठीक है, यह पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग किंग ने अपने बैग से सारे कागज निकाले और उन्हें दे दिए। पिछले जन्म में उसकी चाची हर महीने की परीक्षा के बाद उसके पेपर जरूर चेक करती थीं। इसलिए उसने सारे पेपर एक साथ रख दिए ताकि उन्हें ढूंढने और एक एक करके देने की झंझट से बच सके। उसकी चाची ने तांग किंग के कागजात लिए और उन्हें पढ़ने के लिए चाय की मेज पर रख दिया। चीनी भाषा का पेपर सबसे अच्छा था। उसके 118 अंक आए, जो कि बहुत ही सामान्य अंक थे, लगभग पिछली बार के बराबर। अच्छी बात यह रही कि अंक कम नहीं हुए। चीनी भाषा के पेपर के बाद गणित का पेपर था। जब उसकी चाची ने गणित के अंक देखे तो उनकी आंखें चमक उठीं। यह एक बड़ी प्रगति थी। इसलिए जैसे जैसे वह पढ़ती गई, वह और भी खुश होती गई। सभी पेपर देखने के बाद उन्होंने उन्हें बंद कर दिया और उत्साह से कहा, तांगतांग, क्या यह अंक असली हैं? इसे जोड़ने पर यह 650 से अधिक है। आपकी पहली मासिक परीक्षा में केवल 576 अंक आए थे। हाँ, हाल ही में मेरी ट्यूशन की मेहनत रंग लाई। मैं पूरी कक्षा में 10वें स्थान पर आया। तांग किंग ने पानी का एक घूंट पीने के बाद कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारे चाचा को यह जानकर जरूर बहुत खुशी होगी। यह कहकर उसकी चाची ने फिर से कागजों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। हालांकि वह सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थीं, फिर भी उनमें से कई सवाल उन्हें समझ आ गए। ठीक है, जब तक तुम खुश हो, तांग किंग ने हंसते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी मां को चिल्लाते हुए सुना, किन शिकी उत्साह से बाहर भागी। बड़े भाई, तुम्हारे कितने नंबर आए? मां बहुत खुश हैं। फिर वह अपनी चाची के पास बैठ गईं और तांग किंग के पेपर देखने लगीं। वाह भाई, तुमने जरूर धोखा दिया होगा। स्कोर देखकर किन शिकी ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसने तांग किंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। जहां तक इस तरह के लुक की बात है, तांग किंग को इसमें बहुत मजा आता था। आखिरकार उसकी बड़ी चचेरी बहन उसे इस तरह शायद ही कभी देखती थी। वह अक्सर कई बातों के लिए उसकी आलोचना करती थी, यहां तक कि उसके कलम पकड़ने के तरीके के बारे में भी। उसे संतुष्ट होने के लिए काफी जिद करनी पड़ती है। शिकी, तुम अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जल्दी से माफी मांगो। उसकी चाची ने धीरे से किन शिकी के सिर पर हाथ फेरा और डांटा। बड़े भाई, क्षमा करें, कृपया अपनी प्यारी छोटी बहन को माफ कर दें। किन शिकी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और तांग क्विन को प्यारी आंखों से देखा। उसने आदतन ऐसा कहा था, लेकिन उसकी बेपरवाह मां भी जानती थी कि ऐसी बातों पर गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए इसे स्वीकार न कर पाना स्वाभाविक है। जब कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है तो ऐसा ही होता है। तांग किंग इस चाल में नहीं फंसने वाला था। उसने अपना सिर ऊंचा रखा। किन शिकी को माफी मांगते देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। हम बिल्ली को थैले से बाहर निकालो, वह किन शिकी ने बुदबुदाया। तुम वही हो जिसके पास लोमड़ी की पूंछ है। आपके पास एक है। आपके पास। आपके पास। दोनों भाई बहनों को झगड़ते देख उनकी चाची को यह दृश्य देखकर बहुत खुशी हुई। इस परिवार में जब सब कुछ चहल पहल से भरा होता है तो हमेशा अच्छा लगता है। सच में। यहां तक कि किन शियू, जो अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रही थी, अपनी बहन और तांग क्विन की बातचीत को चुपके से सुनकर मुस्कुरा रही थी। इससे उसे भी खुशी हुई। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, किन युगांग घर लौट आया।
टांग किंग के अंक देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। इस खुशी को मनाने के लिए उसने शाम को बाहर खाना खाने का फैसला किया, एक बड़े बर्तन में गर्मागर्म व्यंजन का स्वाद लेते हुए। माहौल जीवंत और गर्मजोशी भरा था। अध्याय 48, अध्याय 46, एक और स्कोर, सिफारिशें मांगी जा रही हैं। 1 शुक्रवार, टांग किंग को लियू कियान से 83.5 मिलियन मिले। उन्होंने तुरंत ही पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। सच कहूं तो उसे नहीं पता था कि बैंक उसके खाते पर नजर रख रहा है या नहीं। उसे डर था कि अगर उसने बहुत देर से पैसा निकाला तो वह जब्त हो जाएगा और वह लियू कियान का कर्ज नहीं चुका पाएगा। इसलिए वह हमेशा इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील रहे थे। जैसे ही पैसा सिस्टम में ट्रांसफर होता था, वह सबसे सुरक्षित जगह होती थी। कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता था या सिस्टम अकाउंट्स को फ्रीज नहीं कर सकता था। वास्तव में टांग किंग बहुत ज्यादा सोच रहा था। बैंक इतने बड़े पैमाने पर होने वाले लेन देन पर निगरानी रखते हैं, लेकिन इसमें प्रक्रियागत सीमाएं हैं। जब पैसा अंदर भेजा जाता है तो बैंकिंग सिस्टम उसे अपवाद के तौर पर चिह्नित करता है, लेकिन पैसा बाहर भेजने का काम सिस्टम ही करता है, जिससे उसकी वैधता और एन्क्रिप्शन छिप जाता है। आम आदमी की भाषा में इसका अर्थ यह है कि प्रणाली स्वचालित रूप से संशोधित हो जाती है या बैंक पर्यवेक्षण से बच जाती है। आखिरकार यह सिर्फ घरेलू आरएमबी प्रचलन का मामला है, विदेशी मुद्रा का नहीं। अगर ऐसा होता तो यह परेशानी का सबब होता। केंद्रीय बैंक के साथ क्लियरेंस की बात तो छोड़ ही दीजिए, बैंक के भीतर आंतरिक निपटान भी खतरे की घंटी बजा देगा और उसे निगरानी के प्रमुख लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। अंत में लियू कियान ने इस पैसे को कैसे संभाला, यह उसका कोई काम नहीं था। हम बस इतना ही कहेंगे कि इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। उसे एक आंकड़ा याद आया। ऐसा कहा जाता है कि 2007 की पहली छमाही में चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में 260 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें 120 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष और 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी निवेश शामिल नहीं है। शेष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा कहां से आई? यह डेटा का एक अमापनीय सेट है। बिल्कुल, इसमें विदेशी मुद्रा के और भी वैध स्रोत जरूर होंगे, लेकिन अगर ये संदिग्ध व्यापारी बाकी कुल मुद्रा का सिर्फ 5% ही बनाते हैं तो भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाजार कितना बड़ा है। खैर, ये देश की विदेशी मुद्रा तो बढ़ा ही रहे हैं, इसे अच्छी बात माना जा सकता है। देश में विदेशी मुद्रा की हमेशा कमी रही है। भविष्य में 3 ट्रिलियन के आकार के साथ भी यह बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप इसके विभिन्न उपयोगों का हिसाब लगाते हैं तो यह वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए अगर देश को 6 महीने तक विदेशी मुद्रा आय नहीं मिलती है तो वह ढह जाएगा। 2004 की तो बात ही छोड़िए। विदेशी मुद्रा अर्जित करना अभी भी मुख्य धारा का विचार है, जो आयात को प्रोत्साहित करता है और निर्यात को हतोत्साहित करता है। इसलिए टांग किंग ने बिना किसी अपराध बोध के काम करने का एक कारण ढूंढ लिया, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। पब फ्यूचर विज्ञापन, यह एक आवश्यकता है। हर किसी को कोई न कोई बहाना और वजह चाहिए होती है जिससे वह न्याय के पक्ष में अपनी बात मनवा सके, चाहे वजह कितनी भी अतार्किक क्यों न हो। एक बहाना हो तो काफी है। रविवार सुबह टांग किंग ने अपनी मिनीवैन में लियू कियान को पैसे पहुंचाना जारी रखा। 10 मिलियन डॉलर। सबको गिनने में लगभग 1 घंटा लग गया। शुक्र है बैंकनोट काउंटर जल नहीं गया। इस बार लियू कियान ने अगले लेन देन का समय और राशि नहीं बताई। उसने कहा कि शायद अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। टांग किंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतनी बड़ी अमेरिकी डॉलर की रकम को पचाने में लियू कियान को वाकई थोड़ा समय लगा होगा। कुल मिलाकर इस लेन देन से उन्हें 3.5 मिलियन का लाभ हुआ। इसमें पहले के 1.05 मिलियन और पहले लेन देन के 4,50,000 को जोड़ा गया है। उसने लियू कियान से कुल 5 मिलियन कमाए थे। हालांकि अब उसके खाते में 4.98 मिलियन शेष थे। लियू कियान के क्रेडिट की जांच, लिन जियाक्स्यू के लिए खरीदे गए कपड़ों और अन्य खर्चों ने उसकी राशि में कुछ कमी कर दी थी। 4.98 मिलियन। हंसी। अपने खाते में शेष राशि को बार बार देखते हुए टांग किंग यह कहने से खुद को नहीं रोक सका कि पैसा होना कितना अच्छा लगता है। यह वाकई धन का संकेत है, लेकिन यह उसकी आदर्श सीमा से बहुत दूर है। वह देखेगा कि अगले स्तर पर सिस्टम कौन सी मुद्रा अनलॉक करेगा। इससे उसका अगला कदम तय होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी याद था कि अमेरिकी डॉलर का मूल्य आरएमबी के मुकाबले हमेशा कम होता रहता था। जब तक यह 1:08 से कम लेकिन 1.75 से ज्यादा मूल्य ह्रास करता रहेगा, तब तक उसका व्यवसाय व्यवहार्य नहीं रहेगा। लेकिन उसे ठीक से याद नहीं कि ऐसा कब और किस वजह से हुआ। शायद यह कुछ महीनों या कुछ सालों में हुआ होगा, कौन जानता है। यह बात उसकी स्मृति में नहीं थी। दोपहर के भोजन के बाद
तांग किंग मिनी वैन के साथ रेस्तरां में वापस आ गया और अपना होमवर्क करने के लिए फ्रंट डेस्क पर बैठ गया। इस समय दोपहर का भोजन समय हो चुका था और कोई ग्राहक नहीं था। ली जियांगो हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था और ली काई उसके बगल में अपना होमवर्क कर रहा था। ली काई को तांग किंग की नकल करने से रोकने के लिए उन्होंने साथ मिलकर नहीं लिखा। आखिरकार ली जियांगो तांग किंग के परीक्षा परिणाम देखकर दंग रह गया और इसलिए ली काई के साथ और सख्त हो गया। युवा मालिक, आओ और तरबूज खाओ। झांग जिंग ने उसे तरबूज का एक टुकड़ा दिया। अपने बगल में उस जवान चेहरे को देखकर झांग जिंग के दिल में एक नई उमंग सी दौड़ गई। आखिर हर जवान लड़की को किसी न किसी पर क्रश होता ही है, खासकर जब तांग किंग इतनी खूबसूरत हो। लेकिन उनकी उम्र और हैसियत के बीच के अंतर ने उसे अपने दिल में ही दबाए रखा। ठीक है, तुम भी कुछ लो। तांग किंग ने तरबूज ले लिया। हालांकि इस समय तरबूज बहुत महंगा था। फ्रूगनोवल.com। लेकिन उनके जैसे बड़े रेस्टोरेंट में तो यह सब हो ही सकता था। तांग किंग के आते ही ली जियांगो ने 5 तरबूज तोड़ डाले। रेस्टोरेंट के अधिकारियों को एक एक तरबूज मिला और बाकी वेटरों और रसोई के कर्मचारियों में बांट दिए गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। तांग तांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तांग किंग के कान में एक आवाज पड़ी। ऊपर देखा तो पता चला कि वो उसके चाचा थे। लेकिन इस वक्त उसके चाचा पुलिस की वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे चल रहे थे जिसे वो पहचान नहीं पाया। संभवतः वह नगर निगम ब्यूरो में एक नेता था। मैं यहाँ अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आज रात ली काई के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। तांग किंग ने यह बात छुपाने की कोशिश की कि वे गाना गाने जा रहे हैं। मनोरंजन स्थलों पर जाने के बारे में कम ही बात करना बेहतर है, कहीं उसके चाचा उसे डांट न दें। उन्होंने मूल रूप से कल रात जाने की योजना बनाई थी क्योंकि अगले दिन रविवार था, लेकिन वांग यान को अचानक कुछ काम आ गया, इसलिए उन्होंने इसे एक दिन के लिए स्थगित कर दिया। हाँ, अपना होमवर्क अच्छे से करना। आज हम डिनर नहीं कर पाए। बॉस ली, हमारे लिए कुछ खास व्यंजन मंगवाओ। किन युगांग ने ली जियांगो की ओर मुड़ते हुए कहा। ली जियांगो ने जवाब दिया और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं। युगांग, यह कौन है? मुख्य पुलिसकर्मी ने मजाक किया। तांग तांग, मैं हमारे शहर की राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति से सचिव फेंग बोल रहा हूँ। यह मेरा भतीजा तांग क्विन है। यह रेस्टोरेंट उसके सहपाठी के परिवार का है। किन युगांग ने जल्दी से परिचय कराया। हाँ, नौजवान, तुम एक अच्छे छात्र होगे। फेंग हाई हंसा। चाचा, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आप ही तो हैं जो सच में। रुको, इसे क्या कहते हैं? तांग किंग ने मजाक किया। इतने महत्वपूर्ण लोगों के सामने एक छात्र की तरह व्यवहार करना जरूरी है। उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो दुर्भाग्य का सामना कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए यही भूमिका निभाना बेहतर है। अगर वह शुरू से ही चापलूसी करने लगे तो वे सोचेंगे कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा दुनियादारी वाला है। हाँ, यह युवक वास्तव में बात करना जानता है। फेंग हाई खिलखिलाकर हंसा। सचिव, चलो बॉक्स तक चलते हैं। तांग तांग, अपने होमवर्क पर ध्यान दो और आज रात जल्दी घर आ जाओ। किन युगांग ने कहा। अपने बॉस को इतना खुश देखकर वह भी खुश हुआ और उसने मन ही मन तांग किंग को शाबाशी दी। वह तांग किंग की काबिलियत जानता था और जानता था कि उसके लिए इतना आसान मुहावरा भी गलत बोलना नामुमकिन है। समझ गया। तांग किंग ने सहमति जताई। किन युगांग और अन्य लोग ऊपर चले गए। तांग किंग को पता था कि हाल ही में किन युगांग अपने मेहमानों का यहाँ स्वागत कर रहा था, आमतौर पर उधार पर। यह तांग किंग के अनुरोध पर था। उसके चाचा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चूंकि उसका भतीजा इतना अच्छा कर रहा था, इसलिए वह भी इसका लाभ उठा सकता था। आखिरकार अगर वे कहीं और भी मेहमानवाजी करने जाते तो भी पैसे तो लगते ही। बेशक वह अपने भतीजे का पूरा फायदा नहीं उठाता। अगर उसे पैसे वापस मिल जाते तो वह बेवकूफी में अपना पैसा नहीं निकालता। सिर्फ निजी खाने का ही खर्च तांग किंग के खाते से लिया जाता। वे जाने से पहले केवल आधे घंटे तक ही वहां रुके। संभवतः उन्हें कोई जरूरी काम निपटाना था। तांग किंग ने नहीं पूछा। असहज स्थिति से बचने के लिए इन चीजों में दखल न देना ही बेहतर था। शाम को वादे के मुताबिक वांग यान तांग किंग की दुकान पर आया। वांग यान के चेहरे पर मुस्कान देखकर लगा कि सब ठीक हो जाएगा। तांग किंग को लोगों के निजी मामलों में ताकझांक करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वे सुलझ जाते सब ठीक था। तांग किंग, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बहुत छुप छुप कर बात कर रहे हो। ली काई कार में बैठते ही पूछ ही नहीं पाया। इससे पहले तांग किंग ने उन्हें खाने पर दावत देने की बात कही थी, लेकिन कोई खास जगह नहीं बताई थी। उसने दोपहर में कई बार पूछा था, लेकिन तांग किंग ने कुछ नहीं बताया। वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा, तांग किंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, ऐसा ही हो। आप हमें चाहे जो भी खिलाए, मैं आपको खराब समीक्षा दूंगा। ली काई ने अपनी बाहें पार करते हुए उपेक्षापूर्ण ढंग से कहा।
हाँ हाँ ठीक है, मुझे यह देखकर खुशी होगी कि आप बाद में मुझे एक बुरी समीक्षा देते हैं। तांग क्विंग हंसा। वांग यान ने उन दोनों को झगड़ते हुए देखा। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह बिना कुछ बोले मुस्कुराती हुई अपनी उंगलियों से खेलती रही। थोड़ी देर बाद गाड़ी तियानफू होटल के सामने आकर रुकी। नाम बहुत ही शुभ लग रहा था। तांग किंग के दिमाग में तियान और कियान शब्द आए, जिसमें कियान स्वर्ग का और कुन धरती का प्रतीक है। यह एक बहुत अच्छा नाम है। यह होटल किंग नदी के किनारे स्थित है। इसका दृश्य अद्भुत है और यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें एक 28 मंजिला मुख्य भवन और समकोण पर स्थित 2 9 मंजिला सहायक भवन शामिल हैं। पहली 9 मंजिलें मुख्य रूप से भोजन, अवकाश और मनोरंजन के लिए उपयोग की जाती हैं। ऊपर की 9 मंजिलें मुख्यतः व्यापारिक बैठकों और आवास के लिए हैं। प्रवेश द्वार पर लगे बैनर को देखकर तांग किंग को एहसास हुआ कि यहाँ एक सिनेमाघर भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही स्क्रीन है और उस पर दिन भर ऑन डिमांड प्रसारण होता रहता है। यह जगह वाकई बहुत ही उच्च स्तरीय है। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नवधनाढ़ व्यक्ति को देख रहा हो। जो भी सुविधा दी जा सकती थी वह दी गई। उसने ऐसे 5 सितारा होटलों के बारे में नहीं सुना था जहां फिल्में दिखाई जाती हों। लगता है वह सचमुच बहुत अनजान था। लियू कियान ने सचमुच हर चीज के बारे में सोच लिया था। अमीर और बेफिक्र होना अच्छी बात है। वास्तुकला को देखकर तांग क्विंग मन ही मन सोच में पड़ गया कि अगर ये दोनों सहायक इमारतें मुख्य इमारत के दोनों ओर होती तो क्या ये आकाश को थामे एक ही खंभे की तरह नहीं होती। फिर उसे सीसीटीवी अंडरपैंट्स बिल्डिंग का ख्याल आया। इस विचार के साथ तांग किंग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। बूढ़े तांग, इसमें मजाक क्या है? तुम हमें यहाँ हॉट पॉट खाने क्यों लाए हो? ली काई ने चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद पूछा। उसने देखा कि ड्राइवर होटल में गाड़ी नहीं चलाकर सड़क किनारे रुका था। तांग किंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पैसे चुकाए और चला गया। ली काई तियानफू होटल के ठीक सामने कई रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, जिनमें एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट भी शामिल था जिसका बड़ा सा बोर्ड दूर से ही दिखाई देता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तांग किंग उन्हें किसी 5 सितारा होटल में ले जाएगा। कुछ नहीं, बस हंसने का मन कर रहा था। तांग किंग आखिरकार अपनी हंसी पर काबू पाने में कामयाब रहा। ठीक है, ऐसा ही हो। ली काई ने अपना सिर घुमाया। चल दर। तांग किंग तियानफू होटल की ओर चल पड़ा, जबकि अन्य 2 आगे नहीं बढ़े। बूढ़े तांग, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह वही है। ली काई ने हॉट पॉट रेस्तरां के स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा। बात करना बंद करो और जल्दी करो। तांग किंग ने बिना अपना सिर घुमाए हाथ से आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। वांग यान और ली काई ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उनके पीछे चले गए। अरे, मुझे पता था कि तुम अमीर हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने उदार होगे। ली काई ने जल्दी से तांग किंग को पकड़ लिया। चलो, जो चाहो ऑर्डर कर लो। मैंने देखा है कि यहाँ एक बिजनेस के टीवी है, तो चलो बाद में मजे से गाते हैं। यहाँ व्यापक सेवाएं मिलती हैं। अब मुझे उस कराओके हॉल में जाने का मन नहीं करता, तांग किंग ने चलते हुए कहा। ठीक है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इतनी चुभन महसूस हो कि तुम खून थूक दो। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं यह हासिल नहीं कर लेता। ली काई ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। बेशक वह बस यही कह रहा था। शब्दों के मामले में तो उससे कम नहीं हो सकता था, है ना? ठीक है, बस इंतजार करो और देखो कि क्या तुम यह कर सकते हो। तांग किंग ने उकसाया। आखिरकार यह सब मुफ्त था, इसलिए उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। जरा रुको, देखते हैं क्या होता है। ली काई ने अपनी मुट्ठी हिलाई। पहले तो वह तांग किंग के कुछ पैसे बचाना चाहता था, लेकिन यह सुनने के बाद उसने तय किया कि वह सबसे महंगे व्यंजन जरूर मंगवाएगा। तांग किंग को पछतावा करा। हाँ, यही उसने निर्णय लिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। तांग किंग ने कंधे उचका दिए। तमाम मजाक मजाक के साथ तांग किंग और अन्य लोग होटल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुए। अध्याय 49। अध्याय 47। स्थानीय तानाशाह का वध, सिफारिशें मांगी गईं। 1। पहले से समूह होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। दरबान ने तांग किंग और उसके साथियों को पहले ही देख लिया था। भले ही वे टैक्सी से आए थे, फिर भी उसने कोई तिरस्कार नहीं दिखाया। एक 5 सितारा होटल के कर्मचारी होने के नाते इस मामले में उनका प्रशिक्षण उत्कृष्ट था। विशेषकर दरबान मेहमानों के साथ प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में उनके चरित्र और पारस्परिक कौशल दोनों के लिए अत्यंत कठोर आवश्यकताएं थीं। शुभ दिन महोदय, क्या आपके पास आरक्षण है? दरबान ने पास आते हुए पूछा। तांग किंग ने अपना सिर हिलाया। उसे तो फोन नंबर भी नहीं मालूम था, तो वह आरक्षण कैसे करा सकता था? तांग किंग को अपना सिर हिलाते हुए देखकर दरबान थोड़ा सा भौंचक्का हुआ जा रहा था। यह खपत का चरम समय था और उनका होटल शहर का एकमात्र 5 सितारा होटल था। बिना बुकिंग के उपयुक्त जगह ढूंढना मुश्किल होगा। दरबान एक क्षण के लिए हिचकिचाया।
ऐसी स्थिति में महोदय कृपया लॉबी में जाएं और रिसेप्शन डेस्क से जांच लें कि क्या कोई उपयुक्त स्थान बचा है। ठीक है, टांग किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहने के बाद वह सीधे होटल में चला गया। कृपया मेरा पीछा करें। दरबान ने वॉकी टॉकी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि टांग किंग और उसके दोस्तों के पास आरक्षण नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा तक नहीं। आखिरकार रिसेप्शन की हर प्रक्रिया में मेहमानों से पूछना तो झंझट भरा होगा। फिर वह टांग किंग को रिसेप्शन डेस्क पर ले गई। इन छात्र जैसे लोगों को जगह मिलेगी या नहीं, यह उसका काम नहीं था। नमस्ते, तियानफो होटल में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पेशेवर काले कपड़े पहने रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसने एक मानक और सुखद मुद्रा बनाए रखी। टांग किंग खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। बड़ा होटल वाकई अलग था। उनका मासिक वेतन लगभग 5 से 6 हजार होगा। हम खाना खाना चाहते हैं। क्या आप चीनी या पश्चिमी भोजन पसंद करेंगे? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम लोगों का क्या हाल है? टांग किंग ने पलटकर पूछा। चीनी खाना, ली काई ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। वह पश्चिमी भोजन खाना नहीं जानता था। उसने सुना था कि पश्चिमी भोजन खाना काफी जटिल है और वह अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता नहीं कर सकता था। तो चलो चीनी खाना खाते हैं। मैंने कई बार पश्चिमी खाना खाया है, पर मुझे उसकी आदत नहीं पड़ रही, वांग यान ने कहा। उसे भी पश्चिमी खाना पसंद नहीं था। हालांकि वह देखने में आलीशान और शानदार लगता था, पर कुल मिलाकर उसे एक दिखावटीपन का एहसास होता था। तो चलो चीनी खाना खाते हैं। क्या आपके पास बड़ा निजी कमरा है? टांग किंग ने पूछा। मुझे माफ करना, हमारे सभी चीनी भोजन कक्ष पहले से ही बुक हैं। कृपया समझ लीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने माफी मांगी। टांग किंग मुस्कुराया। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने सीधे अपना बटुआ निकाला और लियू कियान द्वारा दिया गया डायमंड कार्ड निकाला। उसने उसे थमा दिया, इस दृढ़ विश्वास के साथ कि होटल में कुछ कमरे जरूर आरक्षित होंगे। यह आम बात थी। बिल्कुल, अगर वाकई कोई सुविधा उपलब्ध न भी हो तो भी वे इसे संभव बनाने का कोई न कोई तरीका जरूर निकाल सकते थे। केटीवी रूम में खाना भी तकनीकी रूप से एक निजी कमरा ही होता है। इतने बड़े होटल में इस समस्या को हल करने के कई तरीके थे। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखा और वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके दिमाग में एक याद उभरी, समूह का डायमंड कार्ड। जरा रुकिए, उसने वॉकी टॉकी उठाते हुए कहा। मैनेजर, हमारे यहाँ एक डायमंड वीआईपी मेहमान आए हैं। कृपया रिसेप्शन पर आइए। बात खत्म करने के बाद वह टांग किंग की ओर मुड़ी और सम्मानपूर्वक बोली, सर, हमारे लॉबी मैनेजर यहीं होंगे। 20 सेकंड के भीतर। टांग किंग ने तेजी से आते कदमों की आवाज सुनी। सुपरवाइजर की वर्दी पहने एक खूबसूरत महिला वहां आई। टांग किंग से हीरे का कार्ड लेकर उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद उसने आदरपूर्वक पूछा, क्या आप मिस्टर टांग हैं? टांग किंग आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? सुंदर प्रबंधक मुस्कुराए और बोले, जब हमारा समूह प्रत्येक कार्ड जारी करता है तो हम सभी प्रबंधकों को उच्चस्तरीय वीआईपी की उपाधियों के बारे में सूचित करते हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक सीरियल नंबर होता है, इसलिए हम उनका मिलान कर सकते हैं। सीरियल नंबर? कौन सा सीरियल नंबर? टांग किंग ने भौहें चढ़ाई। यहाँ 8 देखिए, लॉबी मैनेजर ने कार्ड वापस देते हुए समझाया। टांग किंग ने कार्ड लिया और उसकी बारीकी से जांच की। वास्तव में नीचे बाएं कोने पर एक 8 था। कार्ड का रंग धूसर था और कार्ड की काली पृष्ठभूमि में साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब तक उसका ध्यान कार्ड के चारों ओर लगे छोटे छोटे हीरों पर ही था। तो यही बात है, मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, टांग किंग ने कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। श्रीमान टांग, सच कहूं तो हमारे महाप्रबंधक लियू कुछ दिन पहले हमारे होटल में आए थे। उन्होंने हमसे जोर देकर कहा कि अगर आप आए तो हम आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम उनके साथ करते हैं, पूरे उत्साह और उच्चतम स्तर की सेवा के साथ। टांग किंग मुस्कुराया और पूछा, आपकी बहन का उपनाम क्या है? लॉबी मैनेजर ने उसे बहन कहकर शर्माते हुए धीरे से कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस क्यू, मेरा नाम क्यू लैन है। क्यू लैन? टांग किंग ने दोहराया। यह वाकई एक दुर्लभ उपनाम था। एक पुरुष की तलाश में क्या इसके कुछ निहितार्थ हो सकते हैं? खैर, उसे इससे कोई लेना देना नहीं। टांग किंग ने इन बेतुके विचारों को नजरअंदाज कर दिया। फिर टांग किंग ने क्यू लैन से हीरे का कार्ड लिया, उसे ध्यान से अपने बटुए में वापस रख दिया और फिर से पूछा, बहन लैन, मैं और मेरे सहपाठी भोजन के लिए यहाँ आए हैं, क्या कोई निजी कमरा उपलब्ध है? बिना एक पल की हिचकिचाहट के क्यू लैन ने कहा, हाँ, हम आपके लिए अभी सबसे बड़े निजी कमरे का इंतजाम करेंगे। यह बाहरी मेहमानों के लिए खुला नहीं है और इस साल की शुरुआत में हमारे उद्घाटन के बाद से केवल चेयरमैन ने ही इसका इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब हम इतने सम्मानित मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। कृपया इस तरह
अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने वॉकी टॉकी ली और कहा, 9वीं मंजिल कियानकुन मंडप कक्ष खोलो। प्राप्त हुआ। टांग किंग ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप इसका प्रबंध कर दीजिए। तुरंत क्यू लैन ने व्यक्तिगत रूप से टांग किंग और उसके दोस्तों को 9वीं मंजिल तक पहुंचाया। एक चक्करदार रास्ते के बाद वे कियानकुन मंडप में पहुंचे और बैठ गए। यह तो कहना ही होगा, यह एक अति उत्तम निजी कमरा होना चाहिए था जो आम जनता के लिए खुला न हो। पूरा कमरा कम से कम 230 वर्ग मीटर में फैला था। सजावट अद्भुत थी। यह अविश्वसनीय रूप से आलीशान था। कराओके सुविधाओं से सुसज्जित एक अलग शौचालय और रिसेप्शन क्षेत्र, एक महजूम टेबल और भी बहुत कुछ। इसमें सब कुछ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक विशाल भोजन मेज। इसमें आसानी से 20 लोग रह सकते थे। इस समय कमरे में परिचारक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चाय और पेय पदार्थ भी तैयार थे। कमरे की सफाई और फूलों की ताजगी को देखते हुए जाहिर है कि इसकी रोजाना देखभाल और नवीनीकरण किया जाता था। ETWBNOVL.com। इस समय मेज पर पहले से ही विभिन्न प्रकार के नाश्ते और फलों की प्लेटें सजाई गई थीं। कुछ सूखे मेवे और फल जो टांग किंग ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक बार जब ली काई बैठ गया तो उसने खाने के लिए सब कुछ उठा लिया। वांग यान ने भी कुछ सूरजमुखी के बीज उठाए और चबाना शुरू कर दिया। क्यू लैन ने पूछा कि क्या टांग क्विंग और बाकी लोग खाना ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर सीधे सबसे अच्छा सेट मील लेना पसंद करेंगे। टांग क्विंग ने वांग यान और ली काई की राय पूछी। यह देखकर कि वे ऑर्डर करने में बहुत आलसी थे और पहली बार वहां आने के कारण अनजान भी थे, उन्होंने सीधे सेट मील ले लिया। कृपया 1 मिनट रुकिए, हम जल्द से जल्द खाना परोस देंगे, क्यू लैन ने कहा और बाहर चली गई। 2 वेटर अंदर चाय पानी परोस रहे थे और फिर दरवाजे पर खड़े होकर आगे के निर्देशों का इंतजार करने लगे। ऊपर वांग यान एक साइड टेबल पर चला गया और पढ़ने के लिए एक बड़ा मेनू उठा लिया। उसकी आंखें और चौड़ी होती गईं। टांग क्विंग, ये व्यंजन बहुत महंगे हैं, सबसे महंगा तो हजारों में है, वांग यान ने आश्चर्य से कहा। हालांकि उसका परिवार काफी संपन्न है और उसने काफी कुछ देखा है, लेकिन इतना शानदार व्यंजन देखना तो दूर, खाना भी पहली बार था। क्या? जरा देखने दो। यह सुनकर ली काई भी खड़ा हो गया और देखने के लिए झुक गया। 13,888 का दाम देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। सच में? ओल्ड टैंग, तुम बहुत सारा पैसा लुटाओगे। मुझे अपने खाने का खर्च नहीं उठाना पड़ता, टांग किंग ने बिना सिर घुमाए हंसते हुए जवाब दिया। क्या? क्या? वांग यान और ली काई ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और आश्चर्य से चिल्ला उठे। ऐसा क्यों? टांग क्विंग ने बताया, मैं मालिक का मित्र हूं, उसने मुझे सदस्यता कार्ड दिया है, मैं यहां मुफ्त में खाना खा सकता हूं। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उसकी निजता में दखल देने और उसे हतोत्साहित करने से बचने के लिए इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने भोजन का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया। टांग किंग के पैसे की बर्बादी की चिंता में दोनों चुप थे, उनकी चिंताएं अनावश्यक थीं। तो फिर मैं औपचारिकता निभाने वाला नहीं हूं, चालाक ओल्ड टैंग, यह भी अच्छा है, हम यहाँ गा सकते हैं, मैंने गाने पर पैसे भी बचाए हैं, ली काई ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम इससे बच नहीं सकते, अगली बार तुम्हें हमें दावत देनी होगी, टांग किंग हंसा। तुम तुम मुझे कुछ पॉकेट मनी बचाने क्यों नहीं देते? ली काई यह सुनकर चिढ़ गया। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? टांग किंग ने जवाब दिया। मैं 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 इसे उन बच्चों को दान कर दूंगा जो स्कूल नहीं जा सकते, ली काई ने जल्दी से सोचा और वहीं बोल पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद व्यंजन क्रमवार परोसे गए। मेज पर रखे 20 से अधिक व्यंजनों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि निर्धारित भोजन थोड़ा अधिक था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो भी वे पूरा नहीं कर सके उसे पैक कर दिया। यह व्यर्थ नहीं जाएगा। ओल्ड टैंग, यह बहुत स्वादिष्ट है। यह भी अच्छा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। बूढ़े टांग, मुझे एक निवाला दे दो, मैं इसे पलटने वाला हूं। इतनी जल्दी क्या है? तुमने तो अभी तक अपने कटोरे में जो कुछ भी था उसे भी पूरा नहीं खाया है। बिल्कुल, ली काई, धीरे धीरे खाओ, घुटो मत। टांग किंग ने खाने में देर की, जबकि ली काई ने उत्सुकता से खाना शुरू कर दिया। वांग यान एक महिला की तरह धीरे धीरे चबाती और धीरे से निगलती रही। उनकी इस सतर्कता से दोनों वेटर बाहर निकल गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें देखे जाने से असुविधा हो रही है। भाई भाई, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर चल रही बातचीत में बाधा डालना। तभी दरवाजा धक्का देकर खोला गया। चेहरे पर चमकती मुस्कान लिए क्यू लैन बाइज्यू की बोतल पकड़े अंदर आई, उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। तुम्हें परेशान तो नहीं किया है ना? क्यू लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरे पर उत्सुकता भरे भाव के साथ टांग किंग ने पूछा, बिल्कुल नहीं, यह कौन है?
अधेड़ उम्र का आदमी हंसा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तियानफू होटल का महाप्रबंधक वू झेंगफेंग हूँ। हमारे होटल के नियमों के अनुसार होटल के प्रभारी व्यक्ति को यहाँ भोजन करने वाले प्रत्येक वीआईपी के लिए आना और टोस्ट करना चाहिए। टोस्ट के बारे में टांग किंग को पता था कि अधिकांश होटलों में यह नियम होता है। आमतौर पर यह लॉबी मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर के लिए टोस्ट पेश करना दुर्लभ है। हमें उम्मीद है कि युवा मास्टर टांग भविष्य में अक्सर हमारे होटल में आएंगे। वू झेंगफेंग हंसा। ठीक है, तो मैं इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा, टांग किंग ने विनम्रता से कहा। फिर क्यू लैंड ने वुलियांगे की बोतल खोली और वू झेंगफेंग और अपने लिए पूरा गिलास भर दिया। ली काई और वांग यान भी अपने रेड वाइन के गिलास पकड़े हुए खड़े हो गए। वू झेंगफेंग हंसा। प्रिय अतिथियों, मैं आपके लिए 3 कप वाइन की पेशकश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे तियानफू होटल में अच्छा खाएंगे पिएंगे। फिर उसने एक ही बार में तीनों कप बाइज्यू पी लिए, जबकि टांग क्विंग और बाकी लोगों ने अपने गिलासों में बची हुई थोड़ी सी रेड वाइन खत्म कर दी। मैं अब विदा लेता हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मैनेजर क्यू लैन को फोन कर सकते हैं। इतना कहकर वू झेंगफेंग और क्यू लैन कमरे से बाहर निकल गए। अपना भोजन और पेय समाप्त करने के बाद टांग किंग और अन्य लोगों ने माइक्रोफोन उठाया और गाना शुरू कर दिया। वांग यान की आंखों में टांग किंग को देखते हुए उत्सुकता का भाव था। हाल ही में वह बहुत बदल गया था। उसने शुरू में सोचा था कि सबसे बड़े बदलाव उसकी पढ़ाई और आर्थिक स्थिति में आए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बदलाव थे। इतना बड़ा होटल, इतना बड़ा कमरा, इतना महंगा खाना, इतनी सहजता से खाया गया। भले ही वह मुफ्त हो, इस तरह का उपहार देने के लिए बहुत अच्छे रिश्ते की जरूरत होगी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि यह असीमित मुफ्त चीजों के साथ आया हो जो उसे आकर खाने के लिए प्रेरित कर रहा हो। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि टांग किंग के पास कितने रहस्य थे। जहां तक ली काई का सवाल है, क्षणिक सदमे के अलावा और कुछ खास नहीं था। सच तो यह था कि टांग किंग अमीर था। गायन असल में वांग यान और ली काई ही गा रहे थे। सच कहूं तो टांग किंग ज्यादा गाने नहीं जानता था। उसे बस संगीत सुनने में मजा आता था, लेकिन बोल कभी याद नहीं रहते थे। वह सिर्फ 7-8 गानों के बोल ही पूरी तरह सुना पाता था। पुनर्जन्म और अपनी याददाश्त में सुधार के बाद भी उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। वरना गाने बेचना एक अच्छा विचार हो सकता था। कल पूर्व की ओर बहते पानी की तरह है। यह बहुत दूर चला गया है और इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। आज मेरे दिल में कई चिंताएं हैं। पानी का बहाव रोकने से उसका बहाव और तेज हो जाता है। टोस्ट उठाने से चिंताएं और गहरी हो जाती हैं। कल बहती हवा की तरह है। बस हमेशा नए लोग हंसते रहते हैं। अध्याय 50 अध्याय 48 वही है जिसने इसे ध्वस्त किया। एक ली काई, वांग यान, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही टांग क्विंग और उसका समूह लिफ्ट से नीचे उतरने ही वाले थे, पीछे से एक आवाज आई। टांग क्विंग को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह जानता था। जब वह मुड़ा तभी उसे एहसास हुआ कि यह सुजिवांग है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने उस आवाज को पहचाना नहीं था। उसने इस जीवन में सुजिवांग से बस कुछ ही शब्द बोले थे। सुजिवांग को देखना। टांग किंग का दिल धड़क उठा। लानत है, यह कोई और नाटकीय संयोग नहीं हो सकता है ना? आखिर इस कथानक को किसने डिजाइन किया? हे भगवान, कृपया आकर इस आदमी को ले जाओ, यह फिर से कुछ गलत करने वाला है। उसने कुछ दिनों से सुजिवांग को नहीं देखा था और सुजिवांग ने मासिक परीक्षा भी छोड़ दी थी। लेकिन सुजिवांग के कृत्य को देखते हुए टांग किंग को उस पर जरा भी दया नहीं आई। चाहे वह पिछले जन्म में रहा हो या वर्तमान में, उसने सुजिवांग के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखी थी। लोगों को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए सुजिवांग के प्रति उसकी घृणा भरी नजर थी। तुम्हें इससे क्या लेना देना कि मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या यह होटल तुम्हारे परिवार का है? वांग यान और ली काई के जवाब का इंतजार किए बिना टांग किंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। वह सुजिवांग को बिना बदले की कार्रवाई के उसे नजरअंदाज नहीं करने देगा। सुजिवांग के चेहरे की सूजन अब कम हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। गुंडों द्वारा पीटे जाने की याद आते ही टांग किंग के प्रति उसकी नाराजगी और बढ़ गई। अब तक तो उसे बस यही पता था कि टांग किंग को भी पीटा जाना चाहिए था। गुंडों की हालत देखकर उसने यही मान लिया था। जहां तक टांग किंग के गुंडों के घेरे से बिना किसी चोट के बच निकलने की बात है, तो जाहिर है उसे इस पर यकीन नहीं हुआ। वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाया। काश टांग किंग ने आज्ञाकारी होकर मार खा ली होती तो उसे उन गुंडों से बदला नहीं लेना पड़ता। लेकिन अब वांग यान के आसपास होने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ ज्यादा ही आश्वस्त महसूस करे। हालांकि अब वह कुछ ज्यादा ही आश्वस्त था। उस समय उसे टांग किंग के मासिक परीक्षा परिणाम का पता नहीं था, वरना ईर्ष्या उसे जिंदा ही खा जाती। वांग यान और ली काई को भी सुजिवांग के बारे में अच्छी राय नहीं थी। उसे देखते ही उनका खुशनुमा मूड तुरंत खराब हो गया।
वांग यान को सुजिवांग द्वारा तांग किंग को अपमानित करने के लिए पैसे फेंकने की याद आ गई। उसे सुजिवांग की पिटाई के बारे में पता नहीं था। ली काई की बात करें तो वह पिछले स्कूल में सुजिवांग के आचरण और स्कूल शुरू होने पर कक्षा अध्यक्ष चुनाव अभियान के दौरान उसके घिनौने व्यवहार के कारण उसे नीची नजरों से देखता था। तांग क्विंग, जाहिर है ये मेरे परिवार का नहीं है। मैंने चिंता के कारण तुम लोगों से पूछा था, क्या तुम विनम्रता से जवाब नहीं दे सकते? तांग क्विंग की बातें सुनकर सुजिवांग ने गुस्से से जवाब दिया। वह पहले तो गाली देना चाहता था, लेकिन वांग यान के आसपास होने के कारण उसे अपना संयम बनाए रखना पड़ा। वह जानता था कि वांग यान जैसी औरतें, जो अच्छी परवरिश वाली और खुशमिजाज थीं, उन्हें लगातार गालियां देने वाले लोग पसंद नहीं आते। वह बेवकूफ नहीं था, उसे अपना गुस्सा काबू में रखना था। जहां तक उस घटना की बात है जहां तांग किंग ने उसके चेहरे पर पैसे से थप्पड़ मारे थे, वह जानता था कि वांग यान ने जरूर इसके बारे में सुना होगा, लेकिन उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। क्या अमीर होना अपराध है? क्या पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में कुछ गड़बड़ है? क्या संघर्षरत छात्रों की मदद करना गलत है? जाहिर है, कम से कम उसके मन में तो नहीं। उसे लगता था कि उसका परिवार और वांग यान का परिवार एक ही सामाजिक स्तर पर हैं। हालांकि वे एक ही दायरे के नहीं थे, लेकिन उसका मानना था कि उनके मूल्य समान हैं और उनमें कोई पीढ़ी का अंतर नहीं है। उनके लिए पैसे से कोई भी समस्या आसानी से हल हो सकती है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, वांग यान, ली काई, चलो लिफ्ट आ गई और तांग किंग बाकी दोनों के साथ जाने के लिए तैयार थी। इस व्यक्ति से एक शब्द भी और बात करना व्यर्थ लग रहा था। यह सुनकर वांग यान और ली काई ने सुजिवांग की उपेक्षा की और लिफ्ट में तांग किंग का पीछा किया। तुम अभी नहीं जा सकते। सुजिवांग आखिरकार एक हाई स्कूल का छात्र था। खुद को नजरअंदाज होते सुनकर वह तुरंत भड़क गया, जल्दी से आगे बढ़ा और लिफ्ट रोक दी। ओह, हम क्यों नहीं जा सकते? तुम पुलिस हो या ये लिफ्ट तुम्हारी है? तांग किंग ने सुजिवांग को तिरस्कार से देखा। उसके जैसे किसी को मात देने में कोई संतुष्टि नहीं थी। तुम सुजिवांग हकलाया और तांग किंग और बाकियों को रोकने का कोई कारण नहीं समझ पाया। पहले तो यह बस एक सहज प्रतिक्रिया थी, अब उसे उन्हें रोकने का कोई वाजिब कारण नहीं सूझ रहा था। इसके अलावा वह दूसरों को रोकने के लिए कौन कहता? वांग यान और ली काई की आंखों में तिरस्कार देखकर सुजिवांग के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। आप लोगों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, FEWTBNOVE.CO। यह सुनकर तांग क्विंग हक्का बक्का रह गया। इस बेवकूफ ने यह वजह कैसे सोची? इसका दिमाग कैसे काम करता है? वह सुजिवांग से पूछना चाहता था कि क्या उसे यकीन है कि उसका IQ बाहर जाने के लिए जरूरी मानक को पूरा कर सकता है। लेकिन फिर एक हाई स्कूल का छात्र होने के नाते यह समझ में आता है कि उसकी मानसिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी। पफट। हाँ, वांग यान और ली काई पहले तो दंग रह गए, फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि तांग किंग, जिसने अपनी पिछली जिंदगी में अनगिनत चुटकुले सुने थे और जिसकी हास्य भावना बहुत अच्छी थी, बस हल्के से हंस दिया। सुजिवांग ने उन्हें बेकाबू होकर हंसते देखा और तुरंत समझ गया कि उसने एक बेवकूफी भरी वजह गढ़ी है। भुगतान तो पहली मंजिल पर होना था, तो 9वीं मंजिल पर क्यों रोक रहा है? पहली बार उसका चेहरा लाल हो गया और जितना ज्यादा वह वांग यान के सामने खुद को शर्मिंदा करने के बारे में सोचता, तांग क्विंग के प्रति उसकी नाराजगी उतनी ही बढ़ती जाती। जियाओसू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लिफ्ट क्यों रोक रहे हो? सुजिवांग की तरफ से एक आवाज आई। यह सुनकर सुजिवांग का उत्साह तुरंत बढ़ गया। वह बड़ी मुश्किल से अपने एक दोस्त के साथ इस डिनर में शामिल हो पाया था, जहां ज्यादातर लोग अधिकारियों के बच्चे थे, जबकि उसका दोस्त दूसरी पीढ़ी का एक अमीर आदमी था। रात के खाने के बाद ज्यादातर लोग नीचे गाने के लिए चले गए, जबकि बाद में आए 2 लोग अभी भी खाना खा रहे थे। उसके दोस्त ने उसे उन दोनों के साथ रुकने और उनकी सेवा करने के लिए कहा था। पूरे समय उसने उनकी चापलूसी करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उस समारोह में दूसरी पीढ़ी के सबसे अमीर लोगों ने भी उसकी तारीफ की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।